अस्सलाम वालेकुम एंड वेरी गुड मॉर्निंग तमाम देखने वालों को सिटी अप 10 में खुश आमदीद। मैं हूँ आपकी मेज़बान ज़ीनत सरफराज और उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग बिल्कुल खैरियत से होंगे। और सुबह है और सुबह का आगाज़ अगर हसीन सा खूबसूरत सा अच्छे से नाश्ते से हो जाए तो इससे बेहतर और कुछ नहीं हो सकता। मैंने एक चीज़ बड़ी नोट की है कि जब भी मैं बहुत अच्छा सा नाश्ता करके और बड़ा फीलिंग और बड़ा मज़े से अपनी कोई पसंदीदा चीज़ खा के घर से निकलती हूँ तो मुझे पूरा दिन बहुत एक पॉजिटिव एनर्जी मिलती है। तो इसी तरह से कभी कभी ऐसा होता है कि आप बड़ा बहुत ज़्यादा जल्दी में होते हो तो क्या करते हो कि भागम दौड़ में थोड़ा बहुत कुछ खाते हो और निकल जाते हो तो आपको पूरा दिन आपका वही स्ट्रेसफुल सा गुजरता है। तो ये कॉम्बिनेशन बड़ा ज़बरदस्त है क्योंकि कल का इस तरह से हुआ कि मैं बड़ा ही एक जल्दी में निकली और रूटीन में थोड़ा बहुत जो था भागम भाग में कुछ थोड़ा बहुत खाया, लेकिन आज मैंने अपनी पसंदीदा अच्छे से नाश्ते किया तो मुझे आज बड़ी पॉजिटिव वाइब आ रही है। तो मैंने दोनों दिन का जब मुआवजा किया तो कंपेयर करके मुझे ये चीज़ समझ में आई कि वाकई क्यों कहा जाता है कि घर से खाली पेट कभी नहीं निकलना चाहिए। अगर आप अच्छा सा नाश्ता करके निकलते हो और नाश्ता भी अगर आपकी अम्मा के हाथ का हो तो उसकी क्या ही बात है। इससे बड़ी नेमत और इससे बड़ा कोई और चीज़ तो ब्लेसिंग हो ही नहीं सकती है। तो कोशिश क्या करें कि एक तो घर से जब भी निकलें तो नाश्ते के बिना नहीं निकले क्योंकि हमारे पूरे दिन की एनर्जी का मेजरली पोर्शन नाश्ते में होता है। और आजकल जिस तरह से मौसम चेंज हो रहा है और नज़ला जुकाम खांसी जैसे मुख्तलिफ तरह के इन्फेक्शंस जो है वो बहुत ज़्यादा फैल रहे हैं तो उसमें बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आपके अंदर कुव्वत मुदाफ़त मौजूद हो। तो एक हेल्थ अगर मैं हेल्दी टिप भी दूं तो ये यही है कि नाश्ता आपको बहुत ज़्यादा बीमारियों से बचा सकता है। तो इसकी कोशिश क्या करें कि हेल्दी नाश्ते के साथ अपने दिन का आगाज़ करें ताकि दिन भर की एनर्जी को आप स्टोर कर सकें और फिर पूरा दिन देखिएगा आपका यूं कितना मज़े से गुजरता है। अल्लाह ताला आप सबकी ज़िंदगी में बहुत सारी आसानियाँ पैदा करे और आपकी ज़िंदगी को खुशियों से भर दे। इसी दुआ के साथ फिर में आगे बढ़ेंगे और अपनी ज़िंदगी को और भी ज़्यादा हसीन बनाते हैं मौसम की मौजूदा सूरत हाल के साथ। तो मौसम की सूरत हाल जानने के लिए हमें क्या करना है, हमें चलना पड़ेगा हमारे सेगमेंट टुडेज़ वेदर की जानिब। शहर फैसलाबाद के मौसम के हवाले से अगर मैं आपको बताऊं तो आज ज्यादा से ज्यादा टेम्परेचर 32 डिग्री सेंटीग्रेड रहेगा, कम से कम टेम्परेचर 26 डिग्री सेंटीग्रेड रहेगा। सूरज निकल रहा है, सूरज बड़ा खूबसूरत बड़ा हसीन लगता है जब अपनी आंखें खोलता है और पूरे शहर को रोशन कर देता है। तो हमारे साथ एक पैगाम लेकर आता है, वो पैगाम यह है कि हमारी जिंदगी भी इसी तरह से हसीन और खूबसूरत हो जाती है। हर मुश्किल परेशानी के बाद सुबह का जो उजाला है, जो आने वाले नए दिनों की और पुरुम्मीद दिनों की जो हमारे अंदर होप होती है ताला की तरफ से, वो मैसेज के साथ जब भी सूरज अपनी आंखें खोलता है तो पूरे शहर को चमका देता है, पूरे शहर पे अपनी रोशनी डालता है। और मौसम के चलते हुए अगर देखा जाए तो कुछ एहतियाती तदाबीर है जिसको फॉलो करना भी बहुत जरूरी है। घर से जब भी बाहर निकलते हैं तो अपने सर को और चेहरे को जरूर लपेटें। खास तौर पर फेस मास्क का आजकल इस्तेमाल जरूर करें क्योंकि स्मोक के असरात बहुत ज्यादा बढ़ गए हैं। स्मोक की वजह से सांस की बीमारियां, जिल्द की मुख्तलिफ तरह की बीमारियां और इसी तरह की और भी बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स आपको फेस करने पड़ सकते हैं अगर आपने एहतियात नहीं की। तो खवातीन के लिए जरूरी है कि वो अपने चेहरे को कपड़े के जरिए या फेस मास्क के जरिए लपेटे। और मर्द हजरात के लिए तो मैं ये कहूंगी कि वो हेलमेट का इस्तेमाल जरूर करें। आप एक काम करेंगे तो उससे आपको मल्टीपल बेनिफिट्स मिल सकते हैं। पानी का मुनासिब इस्तेमाल कीजिए लेकिन ठंडे पानी से थोड़ा गुरेज कीजिए ताकि बदलते हुए मौसम के असरात आपको किसी भी तौर पर मुतासिर ना कर सके। क्योंकि आपकी खुशियों में हम चाहते हैं कि चार चांद लगा दें, आपकी खुशियों को बढ़ाने का सबब बने, ना कि आपको किसी भी तरह की परेशानी को फेस करना पड़े। और खुशियां तभी अच्छी लगती हैं जब आप एक हेल्दी तरीके से अपनी लाइफ को लेकर चलते हो, आप सेहतमंद होते हो, आपको किसी तरह का कोई प्रॉब्लम नहीं होता तो हर दिन आपके लिए बड़ा खास हो जाता है। लेकिन साल में एक दिन ऐसा होता है हमारी सालगिरह का जो बहुत ही ज्यादा स्पेशल बहुत ज्यादा खास होता है और उस खास दिन को हम बनाते हैं आपके लिए और खास क्योंकि आप हमारी फैमिली हैं और हमारा प्रोग्राम और इस प्रोग्राम की रौनक सिर्फ आप ही की वजह से। तो आज हमारे साथ सालगिरह है जी मौज़म चौधरी की। मौज़म आपको बहुत बहुत सालगिरह मुबारक हो मेरी और सिटी एट 10 की पूरी टीम की जानिब से। मैनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे। अल्लाह ताला के लिए बहुत सारी आसानियां पैदा करे। मौज़म की बर्थडे के हवाले से हमारे पास वीडियो है, चलिए देखते हैं। ऑफ द डे अल्लाह ताला आपकी ज़िंदगी में बहुत सारी आसानियां, बहुत सारी खुशियां और बहुत ज़्यादा कामयाबियां लेकर आए। क्योंकि बेटों की कामयाबी होती है तो वालिदैन बड़ा खुश होते हैं, वालिदैन को बड़ी खुशी होती है। और हमने देखा है कि मदर्स की बड़ी अटैचमेंट होती है बेटों के साथ। तो इसलिए आप अपनी ज़िंदगी में कहीं पर भी जाएँ, कितनी आप कामयाब हो जाएँ या कितने भी ज़्यादा मसरूफ़ हों तो अपने पेरेंट्स को टाइम देना बिल्कुल नहीं आपने भूलना। क्योंकि इस तरह की जो मौजूदा पाकिस्तान की सूरत हाल है, जिस तरह के फाइनेंशियल या इकोनॉमिकल
क्राइसिस का हमें सामना करना पड़ रहा है, इसमें अगर हमें हमारे प्यारों की, हमें हमारे बच्चों की या पेरेंट्स की या किसी भी सूरत में इन टर्म्स ऑफ हमारे जो लव वंस हैं उनकी हमें तवज्जो मिलती है ना, तो हमें बड़ी खुशी होती है, बड़ी रिलीफ मिलता है। तो इसलिए हमारी हुकूमत ने भी सोचा कि जहां पे फैमिलीज और एक दूसरे के प्यार एक दूसरे को रिलीफ देते हैं, ख्याल करके, प्यार करके, मोहब्बत करके, तो क्यों ना हम भी अपनी आवाम को थोड़ा सा रिलीफ दें। और हुकूमत ने रिलीफ दिया है जी, और बड़ा रिलीफ जिसको बड़ा अनएक्सपेक्टेडली था। और इसी हफ्ते में हमने देखा है कि एक ही वीक में, एक ही दिन में चिकन की कीमतें जिस तरह से कम आई हैं, और वो भी कोई 5, 10, 7 रुपए नहीं, इकट्ठा अगर हम देखें तो 65 रुपए तक की कमी आई है। 65 रुपए तक की कमी चिकन की कीमत में हमने देखने मिली है। पहले इसका रेट 594 था, यानी कि 594 रुपए था, और अभी 529 रुपए है। और इस बड़ी कमी की वजह से लोगों के चेहरों पे कितनी ज्यादा रिलीफ, कितनी ज्यादा राहत हमें दिखाई देगी, क्योंकि आजकल हम देख रहे थे कि लोगों की पहुंच से चिकन भी दूर होता चला जा रहा है। लेकिन एकदम से जो चिकन की कीमतों में कमी आई है, इसकी वजह से आम सारिफ कितना खुश हो गया है, वो अपने अब किचन को किस तरह से मैनेज करेगा और इस हवाले से क्या अपडेट्स हैं, इसी पे हम अपने मेहमान से बात करेंगे। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है रिपोर्टर मोहम्मद अली नारू। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत शुक्रिया अली। हमने देखा है कि एकदम से चिकन की कीमतें जो कि ऊपर चली जा रही थी, एकदम से उसमें कमी आई है, और 65 रुपए तक की कमी एक बहुत बड़ी मतलब रिलीफ है। आप क्या देखते हैं कि आम सारिफ के लिए, आम शहरी के लिए क्या ये रिलीफ काफी है? क्या उससे ये फिलहाल मुतमिन दिखाई दे रहा है या नहीं? जीनत, बहुत शुक्रिया आपका प्रोग्राम में वक्त देने के लिए। और जैसे कि आपके भी इल्म में है और हमारे शहरी भी जानते हैं कि गुज़श्ता कमोबेश 1.5 माह से जो चिकन की प्राइसेस हैं वो आउट ऑफ कंट्रोल थी, और कमोबेश 594, 595 रुपये के लगभग कोई 1.5 माह के करीब, 1.5 माह ये फ़रोख्त होता रहा है। और ओपन मार्केट में ये 610 से लेकर 620-30 रुपये तक भी फ़रोख्त हुआ है, जिसकी वजह से जो आम सारिफ है या आम शहरी है, यूँ कह लें कि वो चिकन से दूर होता हमें दिखाई दिया। और एक सस्ता प्रोटीन भी एक महंगा प्रोटीन बन गया, चूँकि बीफ के रेट्स और चिकन के रेट्स कमोबेश करीब करीब ही थे। तो जो लोग थे वो ज़्यादा फिर प्रेफर उसको करते हैं कि जी बीफ ही खा लिया जाए, अगर इतना महंगा है तो कोई 300-200 का फ़र्क है तो वो फ़र्क रह कोई नहीं जाता। लेकिन ये कह लें कि आप, अच्छी बात ये है कि इस हफ्ते के दौरान, जैसे ये गुज़श्ता पीर से लगा लें, आपके मुसलसल चिकन की कीमत में मुतवातिर कमी होती आ रही है, और कभी 10 रुपये की, कभी 20 रुपये की। तो अगर एक हफ्ते का जायज़ा लिया जाए तो 594 रुपये से कम होकर 529 रुपये जो चिकन है वो नीचे आया, और साथ में कमोबेश 65 रुपये की कमी हुई है। और ये कोई छोटी कमी नहीं है, क्योंकि 6 से 7 रुपये, 8 रुपये, 10 रुपये का जो होता है वो तो समझ में आता है कि ये थोड़ा बहुत मामूली सा फ़र्क है, और वो इतना कोई मायने भी नहीं रखता, या यूँ कह लें कि वो मार्केट में फील नहीं होता, क्योंकि कीमतें उस कदर नीचे नहीं आती। और जब हमने देखा है कि ये कीमतें नीचे आई हैं तो शहरी भी उसको सराह रहे हैं। और दूसरी जानिब अब इसके इफेक्ट्स ये हुए हैं कि 1.5 माह जब ये कीमतें अप रही हैं तो बहुत से लोगों ने चिकन से, जो या यूँ कह लें कि जो दिहाड़ी पेशा अफराद हैं या जो हैंड टू माउथ हैं या जिनका जो एक दिन का ही बजट होता है, उन लोगों ने चिकन से वैसे ही हाथ उठा लिया था। हाँ। अब हम कल मार्केट में थे और मैं इसको रिपोर्ट भी कर रहा था, तो देख रहा था कि जो मार्केट्स में दुकानें हैं वहां पर शहरी ना होने के बराबर है, और दुकानदार ये शिकवा करते दिखाई दे रहे थे कि भाई 60 से 65 रुपए की कमी हो गई है, लेकिन अब जो शहरी हैं हाँ। वो दुकानों का रुख नहीं कर रहे, क्योंकि अच्छा। उन्होंने वो 600 रुपए वाला, 630 रुपए वाला चिकन देखा हुआ है, तो अब रुझान नहीं लग रहा लोगों का, और ये खासी परेशान कुन सूरत हाल है। हम ऐसे ही नहीं कहते हैं कि जब आप महंगाई करेंगे तो लोग उसको क्या करेंगे। देखें, अशिया खरोनोश है, कुछ भी है तो वो तो बुनियादी ज़रूरियात है लोगों की, लेकिन जब आप बेजा महंगाई करते जाएंगे, बगैर किसी वजह के महंगाई करते जाएंगे, और वो चीज़ों की समझ बूझ ही नहीं होगी कि क्यों करके ये चीज़ें महंगी हो रही हैं, ना ही तो फीड महंगा है, ना ही पैदावार कम है, ना ही कुछ चीज़ें ऐसी हैं, तो ये क्यों चीज़ें महंगी की जा रही हैं। तो मुर्गी की कीमत नो डाउट बहुत ज़्यादा ऊपर गई, और जो पोश इलाके हैं वहाँ 650 तक बिकी है। तो अब जबकि ये कीमतें नीचे आई हैं और 529 रुपये हो गई है, हाँ। तो जो अफजाइश है इसकी वो बढ़ती जा रही है, लेकिन ओपन मार्केट में अभी भी जो कीमत है उसकी 530 रुपये के लगभग फ़रोख्त की जा रही है, और बसा जगह पर तो 520, 510 रुपये में भी चिकन फ़रोख्त किया जा रहा है। लेकिन अब अलमिया ये है कि जो शहरी हैं वो बड़ी तादाद में अब चिकन से हाथ उठाते नजर आ रहे हैं।
तो जो चिकन की मार्केट्स जहां पर तिल धरने की आप कह लें कि जगह नहीं होती, वहां पर अब बड़ी तादाद में सुनसानियां पड़ी हुई हैं और दुकानदार मुंतजिर हैं कि कब ग्राहक वापस आता है। और इसके साथ साथ हालांकि एक बड़ी कमी है, उसके बावजूद भी अगर हम देखें कि जो लोगों की तनख्वाहें हैं या दिहाड़ी के हैं, उसके लिहाज से भी अभी 530 के लगभग ये जो चिकन की प्राइस है लोगों को बहुत ज्यादा लगेगी। एक दिन में जहां पे उनकी 250-300 में सब्जी आ जाएगी, उनको 200 रुपए एक्स्ट्रा भर के ये चिकन जैसी नेमत से लुत्फअंदोज होना पड़ेगा। तो मुझे लगता है अभी भी ग्राहक को वापस दुकान तक लाने के लिए मजीद कमी करनी पड़ेगी। बिल्कुल जिन्हें इसमें कोई शक नहीं है। अगर तो मजमूई तौर पर हम देखें तो अभी भी चिकन की जो कीमत है वो काफी ज्यादा है, क्योंकि चिकन की जो कीमत है वो 400 से ऊपर गई हुई है। 400 से हमने देखा 700 रुपए तक गई, और सीजन नहीं भी था तो तब भी कीमतें ज्यादा थी। लेकिन अब ये कह लें कि उम्मीद बांधने की बात यह है कि खुशखबरी ये है कि फैसलाबाद में जो पोल्ट्री है अब दोबारा से परवान चढ़ रही है और इस बार चूजे की अफजाइश बहुत ज्यादा हुई है। और अब आपने फील भी किया होगा कि घर में अगर चिकन आता है तो वो जो पीसीज है उसके बड़े हैं, उसका साइज बड़ा है चिकन का। तो इसका मतलब ये है कि पीछे पोल्ट्री में काफी ज्यादा बड़े पैमाने पर अब अफजाइश हुई है और चिकन पड़ा हुआ है। तो आइंदा आने वाले दिनों में अगर ये सीजनल एक जो हमारा रंग होता है मुनाफाखोरी वाला वो नहीं जागता और हम हकीकत में जो रिलीफ है जो पीछे पोल्ट्री फार्म में है वैसे का वैसा हम आवाम तक पहुंचाते हैं, तो ये चिकन आने वाले दिनों में हम देखेंगे कि 450 रुपए तक भी आएगा अगर तवातुर के साथ इस कमी का सिलसिला जारी रहा। रोजाना 2 रुपए हो, हफ्तावार 7 रुपए, 8 रुपए, 10 रुपए होता है, तो इसमें काफी ज्यादा कमी आएगी। चूंकि अब फीड का एक मसला होता है कि जनाब फीड नहीं है, फीड महंगी है, तो अब सोयाबीन का भी मसला हल होता हुआ दिखाई दिया है। और इसके साथ साथ फीड के मसाइल भी जो खत्म हुए हैं और जो चूजे की पैदावार होती है, जो चूजा मंगवाया जाता है बाहर से, वो भी बड़े पैमाने पर आया है। तो पोल्ट्री का अगर मजमूई तौर पर इस बार जायजा लिया जाए तो पोल्ट्री के हवाले से बिलखसूस पंजाब या बिलखसूस फैसलाबाद के हालात तो काफी बेहतर होने चाहिए अगर साथ में जो हमारा प्राइस कंट्रोल है, जो मार्केट कमेटी है वो भी ताउन करती है, तो ये मुकम्मल रिलीफ आम लोगों तक पहुंचना चाहिए। क्योंकि चिकन एक ऐसा प्रोडक्ट है जो कि कमोवेश हर घर में इस्तेमाल होता है। उसका कोई भी अगर कोई मटन नहीं खाता, पहले तो कहा जाता था कि गोश्त मतलब मुर्गी का गोश्त और अंडे दालें बड़ा सस्ता प्रोटीन है, लेकिन अब ये भी सस्ता प्रोटीन नहीं रह गया, लोगों की पहुंच से बहुत ज्यादा दूर होता चला जा रहा है। ज़ाहिर तौर तो एक हफ्ते में मुर्गी की कीमतों में जितनी कमी वाक़ई हुई है ये देखने में खुशखबरी लग रही है, लेकिन अभी भी जो स्टिल उसकी 550 के करीब राउंड बाउंड बनते हैं 529 रुपीज, ये भी लोगों की जेब पे बहुत ज्यादा भारी है। इसमें मजीद अभी कितनी कमी वाकई होगी नहीं होगी, इससे लोगों की जिंदगी पे क्या असर जाएंगे, इस हवाले से मजीद बात करेंगे। वक्त एक छोटी सी ब्रेक हमारे साथ रहेगा। आप देख रहे हैं सिटी एट 10। वेलकम बैक आफ्टर शॉर्ट ब्रेक। आप देख रहे हैं सिटी एट 10 और जहां पे इतने सारे मसले मसाइल चलते हैं तो वहां पे एक अलग ही मंतिक हमने कई महीनों से देख रहे चल रही है, और वो है गवर्नमेंट टीचर और हुकूमत पंजाब के माबैन किसी भी तौर पर यह मामला सुलझने पा ही नहीं रहा है। आउटसोर्सिंग का ऐसा मसला है जो कि तशवीशनाक सूरत हाल इख्तियार कर गया है। लेकिन अब हम देखें तो आउटसोर्सिंग के बाद एक चीज और सामने आई है, वो है ट्रेनिंग नीड असेसमेंट टेस्ट। उसका भी बायकॉट कर दिया गया है असातिज़ा की जानिब से। ये टेस्ट क्या है, बायकॉट क्यों किया गया है, इसके पीछे की क्या वजूहात है, और क्या ये भी आउटसोर्सिंग के हवाले से की जाने वाली एहतजाज और किया जाने वाले हड़ताल की ही एक सिलसिले की कड़ी है या नहीं, इसी हवाले से हम अपने मेहमान हमारे सीनियर रिपोर्टर जहांगीर अशरफ से बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं जहांगीर, खैरियत से हैं? जहांगीर, पहले तो अभी हमने देखा है कि बहुत ज्यादा हड़ताल जो चलती जा रही है और अभी तक भी वो सिलसिला जारी है, लेकिन उसी में एक और पहलू सामने आया है, वो है ट्रेनिंग नीड असेसमेंट टेस्ट के हवाले से। पहले तो ये बताइएगा कि ये टेस्ट है क्या और फिर क्यों असातिज़ा ने इसका बायकॉट किया है? अच्छा जीनत, अगर तो टीएनए की बात करें तो खालिस्तान टीएनए बहुत अच्छी चीज है कि जहां भी आपको ट्रेनिंग रिक्वायर्ड होती है उससे पहले असेसमेंट की जाती है कि आया कि मेरी जो ऑडियंस है इसको किस टाइप की ट्रेनिंग की जरूरत है। बिल्कुल सही, ठीक है, कि ट्रेनिंग नीड असेसमेंट कि उनमें देखा जाए कि आया कि इनमें पेडागोजिकल स्किल्स की कमी है, आया इनमें कम्युनिकेशन स्किल्स की कमी है, आया इनमें असेसमेंट बच्चों की जो असेसमेंट ली जाती है वो टेक्निक्स की कमी है। तो मुख्तलिफ पैरामीटर्स हैं, उसको चेक करने के लिए एक गवर्नमेंट ने डिज़ाइन किया ट्रेनिंग नीड असेसमेंट और तमाम टीचर्स को कह दिया कि आप बारी बारी आएँ। और फैसलाबाद में 39 सेंटर बनाए गए और हर सेंटर पर 10 टीचर ने एक टाइम में टेस्ट देना था। बिल्कुल सही। ये तकरीबन 45 मिनट का टेस्ट है इसमें, और इसके बाद इंटरव्यू भी होना था। अच्छा, अब टीचर्स चूंकि पिछले 1 माह से क्लासेस का बाइकआउट कर रहे थे और डिमांड ये थी कि प्राइवेटाइजेशन जो
आउटसोर्स गवर्नमेंट कर रही है स्कूल, उसका सिलसिला रोका जाए। अच्छा, वो सिलसिला रुकना तो दूर, उसका सेकंड फेज भी आ गया और फैसलाबाद के मजीद तकरीबन 100 स्कूल और पूरे पंजाब में तकरीबन हज़ारों स्कूल जो हैं वो इसमें आ गए। और गवर्नमेंट ने कहा कि जहाँ पर टीचर की तादाद सिर्फ 2 है और बच्चों की तादाद 50 से 100 से कम है, तो इन स्कूल को हम आउटसोर्स कर देते हैं, क्योंकि सरकारी टीचर इनकी तादाद नहीं बढ़ा सके इतने अरसे से। अच्छा, अब इस तनाजुर में जब टेस्ट अनाउंस हुआ तो असाजा को लगा कि शायद ये हमें इसलिए टेस्ट लिया जा रहा है कि हमें टेस्ट में फेल करके ना नौकरियों से निकाला जाएगा। अच्छा, अब ये दोनों अलग अलग सेगमेंट हैं, बिल्कुल इन दोनों को अलग अलग तरह से ट्रीट करना चाहिए। ठीक है, गवर्नमेंट भी नहीं समझा पाई अपने असाजा को, और एक ऐसे टाइम में जब असाजा पहले ही प्रोटेस्ट पे थे, पहले ही क्लासेस का बाइकआउट कर रहे थे। टेस्ट उन असाजा के लिए जो ऑलरेडी ऑन ड्यूटी हैं, ऑलरेडी ऑन ड्यूटी हैं, और तमाम टीचर्स के लिए, प्राइमरी स्कूल टीचर, एलिमेंट्री। और गवर्नमेंट का जो अभी तक का पर्पस सामने आया है इस मकसद का कि टेस्ट लेने के बाद जो टीचर इसमें उन्हें लगेगा कि उन्हें फॉरेन ट्रेनिंग की जरूरत है तो उन्हें बैरून मुल्क भी भेजेंगे और विद इन कंट्री भी उनकी ट्रेनिंग्स करेंगे और विद इन सिटी भी, क्योंकि हमारे यहाँ पंजाब का इदारा कायद-ए-आज़म अकेडमी फॉर एजुकेशन डेवलपमेंट फैसलाबाद में मौजूद है। बिल्कुल सही। तो ये 3 स्टेप्स पे ट्रेनिंग होना थी। हाँ। एक तो सिटी लेवल पे और पूरा मुल्की सतह पर, और उसके बाद इंटरनेशनली अगर कुछ टीचर्स को बैच बना के मुख्तलिफ ममालिक में भेजे। लेकिन चूंकि टीचर्स इस वक्त एहतजाज पर थे, उन्हें एक और टॉपिक मिल गया कि प्राइवेट करने के तनाजुर में तमाम टीचर्स को नौकरियों से निकाला जाएगा आहिस्ता आहिस्ता जो फेल होंगे। और दूसरा टीचर कह रहे हैं ये टीचर को डिग्रेड करने के लिए है। अच्छा। कि जो टेस्ट में अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाएंगे, गवर्नमेंट कहेगी जी आपका टीचर तो टेस्ट में फेल हो गया, ये तो पढ़ा ही नहीं सकता। ठीक है। अच्छा, हालांकि गवर्नमेंट बारहा ये अनाउंस कर चुकी है कि इस टेस्ट को लेकर किसी टीचर को नहीं निकाला जाएगा। अच्छा, ठीक है। अच्छा, इससे पहले भी पहली बार पंजाब में ये हुआ कि तमाम सीओज एजुकेशन इस वक्त जो मौजूद हैं वो सारे रिटन टेस्ट पास करके आए। ओके। पहली बार पंजाब में ये हुआ कि सीईओ एजुकेशन की सीट पर पोस्टिंग के लिए टेस्ट लिया गया। मोर देन 300 टीचर्स ऑल ओवर पंजाब उन्होंने अप्लाई किया था जो 19 ग्रेड के थे। बिल्कुल ठीक है। उनमें से राउंड अबाउट 30 जो है उन्होंने पास किया। ठीक है। अब देखिए, वो भी कोई वावेला नहीं मचा के जो 300 के करीब फेल हो गए जी, फेल हो गए, फेल हो गए। देखिए, बात तो मेरिट की है ना, मेरिट पे खबर थी। टेस्ट का मतलब है कि आपने स्क्रूटनी करनी है। यस। 300 कैंडिडेट थे, उसमें से आपने 30 कैंडिडेट बेस्ट निकालने। अब वो सारे सीओज एजुकेशन लगा दिए, किसी को एतराज ही कोई नहीं है। मनपसंद वाला चक्कर तो इसमें खत्म हो गया। मैं समझता हूँ कि जहां भी टेस्ट सिस्टम होता है वो ज्यादा वैलिड हो जाता है, चीजें मेरिट पे आ जाती हैं और तमाम जो चीजें सिफारशी कल्चर है वो माइनस हो जाता है। और बड़ा जबरदस्त आपने इसमें क्लॉज बताया कि जो भी इस टेस्ट में रह जाएगा उसको अब्रॉड भेजा जाएगा ट्रेनिंग के लिए। तो ये तो एक अच्छी बात है कि आपकी एज प्रोफेशनल ग्रूमिंग होगी और उस ग्रूमिंग के बाद आपको अपॉर्चुनिटी मिलेगी कि आप मुल्क वापस आए अली और वापस आके यहाँ पे अपनी सर्विसेज प्रोवाइड कर सके। लेकिन क्योंकि ऑलरेडी एक सिलसिला एहतजाज के चल रहा था आउटसोर्सिंग के हवाले से, तो शायद ये इबहाम अब हमारे असातिज़ा को है कि इस टेस्ट की आड़ में गवर्नमेंट हमें फारिग कर देगी। जीनत, ये साल टीचर्स के हवाले से खासा है। मैं इनके लीव इनकैशमेंट के इश्यूज थे, तबादलों के मसाइल थे, ट्रांसफ़र पोस्टिंग के इशू चल रहे थे और एहतजाज ही था टीचर्स के हवाले से। उसी असना में वज़ीर तालीम की जानिब से ये फैसला किया गया, ये जो असेसमेंट है और ट्रेनिंग है। तो अलमिया ये होता है कि अगर टेस्ट होने हैं, ट्रेनिंग होनी है, कुछ भी होना है, तो आज जाकर के जो सबसे ज़्यादा मुतासिर होता है वो तालीमी निज़ाम मुतासिर होता है, बच्चों का निसाब मुतासिर होता है और जो तालीमी हरज होता है वो मुतासिर हो जाता है। अब इसके लिए बाकायदा शेड्यूल हो, चीज़ें हों, आपने ट्रेनिंग करवानी है, नहीं करवानी है, आपके क्या मसाइल हैं, वो टेबल पे हल होने चाहिए। और वो जब सारे के सारे मसाइल अगर टीचर्स जो कि हमारे मुआशरे का सबसे एक अहम पिलर समझा जाता है और सबसे एक मोतबर शोबा समझा जाता है, जब वो सड़कों पर आ जाते हैं और पीछे जो निज़ाम तालीम है या जो तालीमी सरगर्मियाँ हैं वो मुतासिर होती हैं, तो वो हमारे लिए बड़ा एक बदनुमा सा दगबा बन जाता है कि पूरी दुनिया में ऐसा कहीं नहीं होता कि सबसे जो पहली तरजीहात होती हैं वो ये होता है कि निज़ाम तालीम और जो तालीमी सिलसिला चल रहा है वो कहीं भी मुतासिर ना हो। आपके मसाइल आते हैं, आप कुछ भी होता है, आपने कोई
ट्रेनिंग करवानी है, कुछ भी करवाना है, तो वो सारी की सारी चीजें टेबल पे हल होनी चाहिए। आपके नुमाइंदे हैं, कई एसोसिएशन है, टीचर की पंजाब एसोसिएशन है, लेक्चरर्स एसोसिएशन हैं, एसोसिएशन तो खत्म नहीं होती हैं। ऐसे में जो गवर्नमेंट के नुमाइंदे हैं वो भी अपनी जगह ठीक है। आपने कुछ भी करना है तो सबसे पहले टेबल पर आए, टेबल पर बातचीत करें। ये कहाँ का असूल है कि आप क्लासेस छोड़ दें, आप एहतजाज पर आ जाएं, आप कुछ भी करें। अच्छा, अगर आप एक टेस्ट से गुजर जाते हैं या आपके लिए वो बेहतरी है, निज़ाम तालीम में बेहतरी आएगी, आप आगे बेहतर पढ़ा पाएंगे, वो असेसमेंट है, वो कुछ भी है। अभी जैसे जहांगीर भाई ने जिक्र किया है और एक बड़ी तफसीली बात की है कि कहीं भी किसी भी जॉब का कोई इशू नहीं है, और जैसे सीईओज हैं हमारे वो आ रहे हैं, तो अगर बड़े पैमाने पर टेस्टिंग हो रही है, स्क्रूटनी हो रही है, तो छोटे पैमाने पे हो जाएगी तो उससे क्या फर्क पड़ जाएगा। और टीचर्स के लिए, और हमारे यहाँ पर ये रिवाज है कि हमने हर चीज को वो किसी भी तरीके से हो, वो हम ये अपना टीचिंग के हवाले से नहीं कह रहे, वो पुलिस है, कुछ भी है, अगर कोई नई चीज नाफिजुल अमल करनी है तो उससे पहले हमें एक मसला दरपेश होता है, वो है अना का मसला आ जाता है हमारा, कि हमारे साथ ही क्यों, अब क्यों, हम तो पढ़ा रहे हैं। पहले ही लैक ऑफ ट्रस्ट भी है कहीं ना कहीं अपनी गवर्नमेंट पे, कि शायद गवर्नमेंट हमारे साथ नाइंसाफी करने वाली है, क्योंकि माइंड में ये चीज होना, ये आप तभी सवाल लेकर आते हैं जब आपको सामने वाले पे ट्रस्ट नहीं होता है। अच्छा, जहांगीर मुझे ये बताइएगा कि ये टेस्ट कब होना था, या अभी इसकी अपकमिंग डेज में कब ये इसकी डेट रखी गई है, और क्या सारे के सारे टीचर्स ने इसका बायकॉट कर दिया है, या इस टेस्ट में कुछ टीचर्स अपेयर होंगे? अच्छा जीनत, 26 अक्टूबर से ये टेस्ट शुरू हो चुका है। ठीक है। अच्छा, गवर्नमेंट ने, जैसे मैंने बताया कि 39 सेंटर फैसलाबाद में थे और पूरे पंजाब में ये टेस्ट होना था, और तकरीबन फैसलाबाद में अगर बात करें तो इक्का दुक्का सेंटर में कोई एक आध टीचर ने टेस्ट दिया भी है। मजमूई तौर पर जो वज़ीर तालीम ने एक फिगर दिया था कि पूरे पंजाब में 72 असातिज़ा ने टेस्ट दिया है। 72? हाँ, ओनली 72। और ये पूरे पंजाब की बात है, किसी एक सिटी की नहीं। और सिर्फ फैसलाबाद में 19,000 टीचर हैं। ओह माय गॉड, मतलब कि इतनी बड़ी तादाद में असातिज़ा ने इसका बायकॉट कर दिया है। टीचर्स ने बायकॉट किया है। हाँ, तो अभी ये सिलसिला जारी है, और अभी सेंटर्स पर, अच्छा, गवर्नमेंट ने एक लेटर भी जारी किया कि शायद जो यूनियन नुमाइंदगान है वो जबरदस्ती टीचर को रोक रहे हैं सेंटर पर जाने से। तो एक पुलिस को लेटर लिखा गया कि हमें सेंटर्स पर नफरी दें पुलिस की, कि अगर कोई टेस्ट देने के लिए आए तो उसको रोका ना जाए जबरदस्ती। अच्छा, दूसरा एक इन्होंने ऑप्शन ओपन कर दी कि आप मोबाइल पर अपनी एप्लीकेशन डाउनलोड करें, टीएनए जो पंजाब एजुकेशन डिपार्टमेंट की है, उसको डाउनलोड करके घर बैठ के ही टेस्ट दे दें। हाँ। अच्छा, वो भी इनका फ्लॉप हो गया, घर बैठ के भी कोई टीचर नहीं दे रहा, यानी कि टीचर्स में इस एजेंडे पर इतनी यूनिटी देखी गई है कि तकरीबन 99% टीचर्स इसको रिजेक्ट कर चुके हैं। ये तो बिल्कुल ना, अब ऐसा लग रहा है कि सबने, चाहे गवर्नमेंट की बात कर लें या चाहे असातिज़ा की बात कर लें, कि जैसे किसी एक बच्चा होता है उसकी जिद हो जाती है ना, दोनों तरफ हमें एक जिद दिखाई दे रही है। इसका आने वाले टाइम पे बच्चों की तालीम पे क्या असर जाएगा, इस हवाले से भी हम बात करेंगे, लेकिन वक्त एक छोटी सी ब्रेक हमारे साथ रहेगा। आप देख रहे हैं सिटी एट 10। वेलकम बैक आफ्टर शॉर्ट ब्रेक। आप देख रहे हो सिटी M10 और ट्रेनिंग नीड असेसमेंट टेस्ट के हवाले से हम बात कर रहे हैं कि हमारे असातिज़ा में ये इब्हाम पाया जा रहा है कि शायद इसकी आड़ में उनको उनकी जॉब से फारिग कर दिया जाएगा। लेकिन इस तरह के टेस्ट का मकसद, ये एक बड़ी खूबसूरत और अच्छी चीज़ है कि आपको सेल्फ एनालिसिस की हम हमेशा से बात करते हैं, तो असेसमेंट हो जाती है कि किसको कितनी ट्रेनिंग की ज़रूरत है, किस लेवल की ट्रेनिंग की ज़रूरत है, ताकि हम बच्चों की तालीम के म्यार को बेहतर बना सके। टीचिंग पैटर्न अगर अच्छा होगा तो बच्चों तक तालीम, उनको एजुकेट करना बड़ा ज़्यादा आसान होगा। इस पूरे एहतजाज में हम देख रहे हैं कि जितने भी गवर्नमेंट टीचर हैं वो नारा तो ये लगा रहे हैं कि बच्चों की तालीम मुतासिर होगी, बच्चों के लिए फलां ढमकाना, उनका जो मकसद है वो यही दिखाई दे रहा है कि शायद उनको उनसे ज़्यादा किसी को परवाह नहीं है। लेकिन अली, हमने देखा है कि जिस तरह से एहतजाज पे गए हैं, जिस तरह से असातिज़ा ने क्लासेस का बायकॉट किया है, सरासर बराह रास्त डायरेक्टली आप बच्चों की तालीम को टारगेट कर रहे हैं, उसको मुतासिर कर रहे हैं, और फिर उसी के इवज आप ये नारा लगा रहे हैं कि भाई हमारे बच्चों की तालीम मुतासिर हो रही है। तो दोनों ही बातें एक दूसरे के साथ मेल नहीं खाती हैं। तो इस तरह की सूरत हाल में गवर्नमेंट ने भी क्या यही सब सूरत हाल देखते हुए इनको इनके हाल पे छोड़ दिया कि चले ठीक है, एहतजाज करते रहें, हम अपना काम कर रहे हैं। देखें जिन्नत, गवर्नमेंट जो वो ज़्यादा जिम्मेदार है टीचर्स से, क्योंकि अगर टीचर्स हड़ताल पे जाते हैं, स्ट्राइक पे जाते हैं, बाइकआउट करते हैं, तो उसका मुनासिब हल गवर्नमेंट ने निकालना है, ना कि सूरत हाल को जूं का तूं छोड़ देना है। अब देखें, किसी भी महज़ब या संजीदा मुआशरे का ये हाल नहीं हो सकता कि आप क्लासेस का बाइकआउट कर दें,
या अपने जो एहतजाज है उसको अव्वल रखें, लेकिन बच्चों के मुस्तकबिल के साथ खेल जाएं। और बिलखसूस ये टीचर्स का रवैया तो नहीं होना चाहिए। टीचर्स को इस हवाले से खासा मोहतात होना चाहिए, और जो टेस्ट है या कुछ भी है, स्क्रूटनी है, जो भी चीज़ें हो रही हैं उसमें बाकायदा हिस्सा लेना चाहिए। यहाँ पर गवर्नमेंट की जानिब से ये चीज़ करनी चाहिए कि जो टीचर्स हैं वो ज़्यादा इसलिए घबरा रहे हैं, इसलिए परेशान हैं कि शायद इसके बाद उनकी नौकरी के साथ कोई हाथ ना हो जाए, कोई मामला ना हो जाए, क्योंकि जो गवर्नमेंट सर्विसेज हैं वो तो उससे तो कोई भी नहीं पीछे हटना चाहेगा। तो यहाँ पर गवर्नमेंट को एक ये चीज़ कर देनी चाहिए, वाजे कर देनी चाहिए कि यहाँ पर हम किसी की नौकरी के साथ कुछ नहीं करने वाले। आपकी असेसमेंट की जाएगी, आपकी ट्रेनिंग की जाएगी, आपका टेस्ट है जो भी है, उसके बाद बाकायदा हमारा जो तालीमी निज़ाम है इसमें बेहतरी आएगी। ये चीज़ें करनी चाहिए। हम क्यों कहते हैं कि कोई भी चीज़ आपने लानी है उससे पहले आप टेबल टॉक करें, उससे पहले आप ग्राउंड बनाएं, उससे पहले आप जो मुतल्लिका नुमाइंदगान हैं, एसोसिएशंस हैं, टीचर्स हैं, उनको एतमाद में लें, ना कि अचानक से कुछ भी आप थोप दें। ये सिर्फ हमारा हाल नहीं है, दूसरी दुनिया का भी यही हाल है कि जब आप किसी के ऊपर चीज़ थोपेंगे बगैर किसी वजह के, बगैर समझाए, बगैर उस चीज़ को साबित किए, बगैर उस चीज़ की बातचीत किए, तो वो फिर ऐसे ही बाद में हमें देखते हैं कि नताइज देखने को मिलते हैं कि कहीं पर एहतजाज हो रहे हैं। अब आधे से ज़्यादा टीचर ये समझ रहे हैं कि शायद उनकी नौकरी चली जानी है, आधे ये समझ रहे होंगे कि शायद मेरा जो स्केल है वो नीचे चला जाएगा, मेरी तंजली हो जाएगी, आधे ये सोच रहे होंगे कि शायद मैं पास कर पाऊंगा, नहीं पाऊंगा, और कुछ का ना का मसला होगा कि साथ वाले क्या सोचेंगे। तो ये जो चीज़ें हैं सारी कि मैं गवर्नमेंट का, देखें एक सरकारी टीचर है उसका पहले ही बड़ी सख्त हायरिंग होती है, वो बड़ा सख्त मुराहिल से गुजर कर आया होता है बाकायदा। तो जो तो बंदा कैलिबर का है, जो बंदा मेरिट पे है, उसको तो कोई परेशानी नहीं है, वो तो देगा टेस्ट, वो कहेगा ठीक है आप कर लें जो करना है। लेकिन वो जो सिफारशी एक टोला होता है दरमियान में, जो कि फ़कत कोटे सिस्टम पे आया होता है और बड़े एक MNA की सिफारिश होती है तगड़ी, पीछे MPA की सिफारिश होती है, तो वो तो लोग ज़्यादा परेशान हो जाएंगे कि आखिर इस टेस्ट के बाद हो क्या। तो उसका मुनासिब हल यही था कि बाकायदा एक भरपूर हिकमत अमली के तहत टेस्ट लिए जाते और टीचर्स को बताया जाता है कि इसके जो नताइज आएंगे उसके बाद आपको किन किन मराहिल से गुजरना पड़ेगा। और आ जाकर मेरे ख्याल से कोई भी टीचर ऐसा नहीं होगा या उसका दिल ऐसा नहीं होगा कि जो बच्चों के साथ, जो बच्चों के मुस्तकबिल के साथ खेल जाए। निज़ाम तालीम में बेहतरी आना, तालीम का यकसर आगे बढ़ना, ये हर किसी की ख्वाहिश है, वो पढ़ा लिखा हो नहीं हो, वो तालीम के साथ अटैच हो या नहीं हो, ये तो हर माशरे में होता है। तो यहाँ पर बुनियादी तौर पर जब हम ये कहते हैं कि बगैर किसी आप हिकमत अमली के कुछ भी करेंगे तो उसके नताइज यही आएंगे। अब क्लासेस का बाइकआउट करने का तुक बनता है, कोई नहीं बनता, कोई जवाब बनता है, नहीं बनता। तालीम बगैर किसी मकसद के मुतासिर हो रही है, बनती है, नहीं बनती। तो अगर हम मुहज़्ज़ब और संजीदा मुआशरे के साथ इसका मुआवजना करेंगे तो हम कहाँ पढ़ाए जाते हैं, बहुत पीछे पड़ जाते हैं हम। तो इसका बाकायदा टेबल टॉक होनी चाहिए और फिलफोर इस मसले को सूबाई सतह पर डील किया जाना चाहिए। अगर इसको टेबल टॉक करके आउटसोर्सिंग के मसले को थोड़ा सा हल किया जाता, कुछ आपकी सुनी जाती, कुछ हमारी सुनी जाती, इस वाले मामले को लेकर चला जाता और उसके बाद ये टेस्ट रखा जाता, तो आई डोंट थिंक सो कि कोई भी टीचर इसका बायकॉट करता। खुशी खुशी टीचर्स की एक बड़ी तादाद टेस्ट देने भी आती और उसके अगले मराहल में भी वो उससे भी गुजरने को तैयार होती। लेकिन ये टेस्ट ऐसी सूरत हाल में अनाउंस किया गया है जहांगीर, जहां पे असातिज़ा के पास अगर वो टेस्ट देने जाते हैं तो उनको लगेगा कि शायद वो थोड़ा सा क्या उसको कहेंगे, उनको झुकना पड़ेगा। और इस टाइम पे हम देख रहे हैं कि असातिज़ा कतई तौर पर अपने किसी भी पॉइंट से झुकने को तैयार नहीं है। अच्छा ज़ीनत, ये गवर्नमेंट जो भी आती है वो पॉलिसीज़ बना के उसको फौर इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करती है। हालांकि ज़मीनी हक़ाइक़ देखने चाहिए, वक्त को देखना चाहिए कि हम किस वक्त क्या कर रहे हैं। अब ये तो नहीं हो सकता कि साजा प्रोटेस्ट पे हों और आप उनकी कहें कि हम रिफॉर्म्स लेने आ रहे हैं जी एजुकेशन में। पहले उनको नॉर्मलाइज तो करें, पहले रूटीन पर तो लेकर आए। पहले जैसे पिछले कई प्रोग्राम में आपकी और मेरी बहस हुई कि क्वालिटी और क्वांटिटी, तो मैं कहता हूँ पहले क्वांटिटी पूरी करें, क्वालिटी की बात बाद में करें। अब टीचर पढ़ाएंगे तो रिफॉर्म्स आएगी ना। अब टीचर प्रोटेस्ट पे होंगे आपके, हम रिफॉर्म स्कूल्स में लेने आ रहे हैं, रिफॉर्म्स ऐसे नहीं आती। जिस पे आपने इंप्लीमेंट करना है वो है टीचर, और वो आपके खिलाफ सड़क पे खड़ा है। अब कैसे पॉसिबल है? यहाँ तो अगर बेटा आपका बागी हो जाए तो बाप उससे अपनी बात नहीं मनवा सकता, ऐसा ही है। ठीक है, तो आप क्या करते हैं कि आप बाप का किरदार अदा करें और पूरे इदारे को इस तरह लेके चलें। फादरली आपको कई दफा बच्चों की जिद माननी पड़ती है। आप हर दफा
डांट डपट के जबरदस्ती उसको चुप अच्छा नहीं जहांगीर, करवाते। इसका कोई दरमियानी हल है अगर टेबल टॉक की जाए और तमाम मुतालबात असातिज़ा के भी ना माने जाए, हुकूमत के भी ना माने जाए, जब क्योंकि भी- दोनों का अपना अपना नजरिया हो सकता है ना, जब भी आप बैठते हैं ना थोड़ा सा प्रेशर लचक कम हो पैदा जाता है। करते हैं। हाँ, ठीक है, बात में कुछ एक तरफ की बात मानी जाती है, कुछ दूसरी तरफ जी। की बात। कभी भी ऐसा नहीं होता कि हमेशा वन साइडेड बातें मानी जाए। बिल्कुल ऐसे ही है, जब भी आप टेबल, जैसे मैं मिसाल दे रहा हूँ ना कि बाप और बेटे की हो जाए बिल्कुल ना, ऐसे ही है तो कुछ दोनों ना एक कुछ दूसरे बेटा की- भी लिफ्ट हाँ, जाता है और कुछ ना हाँ। कुछ बाप भी लिफ्ट जाता है, तब पैचअप होता है। जी, अदरवाइज आंकनामा ही होता बिल्कुल है। ऐसे ही है। तो हमारे यहाँ गवर्नमेंट आंक नहीं कर सकती ना सारे हाँ। डिपार्टमेंट को, ठीक है, ये पॉसिबल नहीं है। ठीक है, एक डिपार्टमेंट खत्म नहीं कर सकती, तो एट द एंड इनको बैठना पड़ेगा। हाँ, अब देखिए, पहले क्लासेस का बाइकआउट हुआ, अब टीएनए टेस्ट का बाइकआउट। गवर्नमेंट एक्सपेक्ट नहीं कर रही थी कि टीचर बाइकआउट करेंगे। बायकॉट करेगा, और वो मुझे भी लगता है इतनी कि- बड़ी तादाद में कि पूरे हाँ। पंजाब से सिर्फ 72 टीचर्स इस टेस्ट के लिए गए। ऑनलाइन की सहूलत होने के बावजूद भी किसी ने ऑनलाइन टेस्ट नहीं दिया। हम यहाँ पे ये डिबेट नहीं करेंगे कौन सही है कौन गलत है, लेकिन ये जरूर कहेंगे कि अगर इस मामले को जल्द सुलझाया नहीं गया तो बच्चों की तालीम का मजीद हर्ज हो जाएगा। तो उस हर्ज से बचने के लिए जरूरी है कि टेबल पर बैठ के इस मामलात को सुलह फहमी के साथ, शऊर के साथ इसको हल किया जा सके। गुफ्तगू के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे, लेकिन विल बी राइट बैक आफ्टर अ शॉर्ट ब्रेक। वेलकम बैक आफ्टर शॉर्ट ब्रेक। आप देख रहे हैं सिटी एट 10। तालीम के हवाले से हमेशा से हमने बात की है कि तालीम का होना और मुफ्त तालीम का हर बच्चे तक पहुंचना उसका हक बनता है, लेकिन इसी में असातिज़ा अगर अपनी जिम्मेदारी से गफलत बरतेगा या हुकूमत वक्त अपनी जिद की नज़र बच्चों की तालीम को कर देंगे तो आने वाले टाइम में हमारा पाकिस्तान का मुस्तकबिल क्या होगा, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। और जिस तरह से मौजूदा सूरत हाल हम देख रहे हैं और आउटसोर्सिंग के हवाले से, हालांकि एक मकसद तो यही था कि स्कूल्स में बच्चों की तादाद को बढ़ाया जाए ताकि बच्चों के लिए तालीम को मजीद आम किया जाए, उन तक मियारी तालीम पहुंचाई जाए, बुनियादी तालीम, बेसिक तालीम की, जैसे कि हमेशा से मैं और जहांगीर की ये डिबेट रहती, मैं कहती हूँ क्वालिटी एजुकेशन और वो कहते हैं बेसिक एजुकेशन। तो बेसिक एजुकेशन के लिए बच्चों की क्वांटिटी का बढ़ाया जाना तो जरूरी है, लेकिन उसमें असातिज़ा ये समझने को तैयार नहीं है कि ऐसा पॉसिबल है कि प्राइवेट और पब्लिक टीचर्स का एक प्लेटफॉर्म पर होना या सुलहजोई के साथ कोई मामलात को तय कर लेना ताकि जितने तहफ्फुजात गवर्नमेंट टीचर्स को भी हैं उनको भी दूर किया जा सके और आने वाले दिनों में बेहतर हिकमत अमली के तहत बच्चों के लिए तालीम को और उनकी क्वालिटी को बेहतर बनाया जा सके। अच्छा, कोई भी ज़ीनत देखें ये दावा नहीं कर सकता कि वाहद हम हैं जो बच्चों को तालीम दे रहे हैं, जैसे हाँ। गवर्नमेंट स्कूल टीचर्स। बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा, बहुत से इलाके ऐसे हैं जहां पर गवर्नमेंट स्कूल नहीं है, वहां गवर्नमेंट ने ही लिटरेसी सेंटर बनाए हैं, एक कमरे का स्कूल। जी। वहां पर एक कोई भी लड़की उसी इलाके की हायर की जाती है एज अ टीचर, हाँ। और वो ट्यूशन सेंटर की तरह उस लिटरेसी सेंटर को चलाती है और वो भी बच्चों को पढ़ाने में अपना किरदार अदा कर रही है। बल्कि हमने एक कुछ प्रोग्राम्स पहले एक प्रोजेक्ट पंजाब हुकूमत का डिस्कस किया था इनफॉर्मल एजुकेशन के हवाले से, गैर रस्मी तालीम। तो वो भी एक बड़ा जबरदस्त प्रोजेक्ट है कि वहां पे भी जो उनके नुमाइंदे आए थे उन्होंने यही कहा था कि जहां पे गवर्नमेंट स्कूल्स मौजूद नहीं है वहां पे ऐसे सेंटर्स बनाए गए हैं। वहां पर, और एक ही सेंटर में ट्यूशन सेंटर की तरह हाँ। प्राइमरी तक 5वीं तक तालीम दे दी जाती है बच्चों को। बिल्कुल बिल्कुल। और उसके अलावा बहुत सारे प्राइवेट स्कूल ऐसे हैं जो इतनी कम फीस में आज भी तालीम दे रहे हैं बच्चों को कि शायद गवर्नमेंट स्कूल में आना भी बच्चों को महंगा पड़ता है। अच्छा, गवर्नमेंट स्कूल में महंगा किस तरह पड़ता है कि गवर्नमेंट स्कूल के जो डिस्टेंस पे होने से बच्चे को आने जाने का खर्चा पड़ता है ना, तो ट्रांसपोर्ट पे 2-3 हज़ार एक बच्चे का लग जाता है सरकारी स्कूल में मैट्रिक करने में, क्योंकि हाई स्कूल जो है वो पूरे फैसलाबाद में तकरीबन 600 स्कूल हैं। ऐसा ही। अब 600 स्कूल हैं जबकि हमारे प्राइवेट सेक्टर के 6000 स्कूल हैं। अच्छा, प्राइवेट सेक्टर की खिदमात को नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। अब गवर्नमेंट स्कूल में जो बच्चा आने जाने पे 3000 रेंट दे रहा है, अगर उसकी गली में कोई 1000 रुपया फीस लेके उसको पढ़ा रहा है तो मैं समझता हूँ वो भी गवर्नमेंट के कंधे पे बोझ कम कर रहा है। और दूसरी बात कि गवर्नमेंट खुद कहती है कि 2 करोड़ 60 लाख बच्चे अभी स्कूलों से बाहर हैं। बिल्कुल उनको ऐसा ही है। स्कूल्स में लाने के लिए आपको अपना इंफ्रास्ट्रक्चर मजीद एक्सपैंड करना चाहिए, फैसिलिटीज एक्सपैंड करनी चाहिए, और जहां पर कुछ मसाइल हैं उन मसाइल को दूर करना चाहिए। मसाइल क्या हैं कि हमारे गवर्नमेंट स्कूल्स में टीचर पूरे नहीं हैं, कमरे पूरे नहीं हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, बच्चों के बैठने के लिए फर्नीचर नहीं है। तो ये सारी चीज़ें पूरी करना गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है।
अब गवर्नमेंट जो कहती है कि हमारे स्कूल फ्लॉप हो गए, जहां पर बच्चे नहीं है वहां पर सिंगल टीचर है, वहां पर 2 टीचर है, तो ये किसी टीचर की खामी नहीं है, टीचर की कोताही नहीं है, टीचर को इसकी सजा नहीं मिलनी चाहिए। बिल्कुल। ये सजा गवर्नमेंट को मिलनी चाहिए, जिन्होंने गवर्नमेंट हायरिंग के- नहीं की है। हाँ, कि उस स्कूल में अगर एक टीचर है और वो 50 बच्चे पढ़ा रहा है, तो एक टीचर और कितने बच्चों को पढ़ाएगा? हाँ, ठीक है, 40 बच्चों पे एक टीचर होना चाहिए। बिल्कुल। लेकिन अगर वो 50, 60, 70 जितने बच्चे लेके बैठा है एक टीचर, तो इतने ही बच्चे करेगा ना। अब एक टीचर 300 बच्चों को तो टैकल नहीं कर सकता। बिल्कुल। अब जहां पर 2 टीचर हैं वहां पर 100 की तादाद अगर है, तो इसका मतलब ये गवर्नमेंट का कसूर है कि गवर्नमेंट ने वहां मजीद टीचर क्यों नहीं दिए। हाँ, या कुछ स्कूल्स ऐसी आबादियों में है जहां पर करीब में उतनी आबादी नहीं है। हमारे यहाँ एक तो जो पॉलिटिकली इदारे बन जाते हैं ना, वो भी बड़ा मसला करते हैं कि किसी इलाके में टोटल बच्चे ही को 40-50 हैं, उस आबादी में स्कूल बना के और कहना कि यहाँ 300 बच्चा हो, तो ये खाम ख्याली है। और कुछ ऐसी आबादियां जो 8-8 देहात जो है उनको एक ही स्कूल दिया हो, हाँ, ठीक है, वहां पर इतना रश लग जाता है कि कमरे कम पड़ जाते हैं, फर्नीचर कम पड़ जाता है, टीचर ऑलरेडी कम है इनके पास। तो कुछ स्कूल इतने कंजस्टेड हैं कि वहां पर बैठने को जगह नहीं है बच्चों के लिए, और कुछ इतने वीराने इलाकों में बना दिए गए हैं जहां पर बच्चा है ही नहीं उस आबादी में, सराउंडिंग में। अच्छा, इस टेस्ट के हवाले से हम दोबारा से अगर थोड़ा सा इस पे बात करें तो जहांगीर, आपको क्या लगता है इस बायकॉट के बाद अब नेक्स्ट क्या होगा? क्योंकि टेस्ट को तो बुरी तरह से असातिज़ा ने फेल कर दिया है, वो खुद अपेयर हुए नहीं हुए, लेकिन ये जो टेस्ट है ये नाकाम हो गया। अच्छा, तो अब इसके बाद क्या होगा? नाकाम हुआ है, हाँ। और गवर्नमेंट भी और नहीं बहुत सोच बुरी रही तरह थी, से नाकाम और हुआ बहुत है। बुरी तरह से। और मुझे लगता है कि वजीर तालीम को जल्द अज जल्द मुज़ाकरात करने चाहिए, ये ना हो कि वजीर तालीम बदल जाए, क्योंकि मुझे लग रहा है कि इसके फेलियर पर सारी जिम्मेदारी आएगी वजीर तालीम के कंधों पर, और उसकी बलि देनी पड़ेगी, हाँ, उसकी कुर्बानी देनी पड़ेगी हुकूमत को। और आखिरी हल वही है कि कुछ ना टेबल कुछ टॉक। बातें माननी पड़ेंगी, टेबल टॉक की जाए। अदरवाइज बच्चों का नुकसान हो रहा है, हमारे तालीमी इदारों का मजीद नुकसान होगा, बच्चों की पढ़ाई डिस्टर्ब हो रही है, क्योंकि मार्च में फाइनल एग्जाम बच्चों के आ रहे हैं मैट्रिक के, हाँ, टाइम बहुत कम रह रहा है। पहले 1 माह क्लासेस का बाइकआउट हुआ, अब TNA टेस्ट के नाम पर, और खींचातानी जब तक रहेगी, अब टीचर एक नफ्सियाती तौर पर जंग लड़ रहा है, वो बच्चों को कैसे पढ़ाएगा? उसकी बिल्कुल। तवज्जो है सारी इस वक्त गवर्नमेंट के खिलाफ। और वैसे भी अगर हम देखें इस पूरी सूरत हाल में अली, तो असातिज़ा का गुस्सा कहीं ना कहीं तो निकलना है। फिर उनके बस में जो है वो कर रहे हैं, उनके बस में क्लासेस का बायकॉट है, स्कूल ना जाना, स्कूल को ताले लगाना है, तो वो कर रहे हैं, और इससे अल्टीमेटली नुकसान हो रहा है बच्चों का, बच्चों की तालीम का, क्योंकि असातिज़ा के अकाउंट में उनकी सैलरी आ जाती है, उनका एहतजाज भी चल रहा है, उनका घर भी चल रहा है, लेकिन वो वालिदैन, वो वालिद या वालदा परेशान है जिसके बच्चे की तालीम का खर्च हो रहा है। जीनत, किसी भी बात पर अगर हमारा क्लैश हो जाता है, कुछ भी हो जाता है, तो जो किसी भी मुआशरे का आखिरी हल होता है ना बाइकआउट, वो मेरे मुआशरे का अलमिया ये है कि वो मेरे मुआशरे का पहला हल होता है कि सबसे हाँ। पहले करना है हमने बाइकआउट, बाइकआउट, या हाँ। कुछ भी करना है, वो एहतजाज है, कोई भी शय है, तो जब वो ये काम तालीमी इदारों में होगा तो उसका सीधा सीधा जो मानी है वो ये है कि आप बच्चों के मुस्तकबिल को खतरे में डाल रहे हैं। और जैसे अभी पेपर्स आने वाले हैं, हमारे सर पे हैं, सब कुछ है। अब देखें यहाँ पर ये गवर्नमेंट कौन सी है। यहाँ पर PM की जानिब से गुज़श्ता 2 माह कबल तालीमी एमरजेंसी का ऐलान किया गया मुल्क भर में, कि हमने एजुकेशन के मामले में कोई सेक्रीफाइस नहीं करना, कोई दो राय नहीं है, तालीम सबसे ऊपर है। वो पूरे के पूरे मुल्क में वजीर आजम की जानिब से तालीमी एमरजेंसी नाफिज की गई, वो इलामा इकबाल यूनिवर्सिटीज़ हों, वो जामियात हों, स्कूल हों, कॉलेजेस हों। लेकिन ठीक उसके बाद पंजाब में क्या हुआ? पंजाब में लीव इनकैशमेंट का इशू आ गया, ट्रांसफर पोस्टिंग का इशू आ गया, टीचर्स के तबादलों के मसाइल बन गए, और आज आकर के हम देख रहे हैं कि वह तालीमी जो एमरजेंसी है वो पंजाब को किस तरफ ले जा रही है, और बाद में जो चीज़ रही सही सी वो अब इस टेस्ट ने निकाल दी है। यहाँ पर अगर अभी भी जिस तरह से पेपर्स आने वाले हैं, 2-3 माह बाकी हैं, 4 माह बाकी हैं, बच्चों की जब हमने ट्रेनिंग करनी है, टेस्ट लेने हैं, उनके निसाब को इख्तिताम की जानिब लेके जाना है, वहाँ पर इसी तरह से ली हम आपकी बात बिल्कुल मैं भी इत्तफाक करती हूँ कि
हमारे यहाँ बड़ा अनफॉर्चुनेट सिचुएशन है कि कुछ भी सूरत हाल होती है तो सबसे पहले उसके असरात तालीम पर हम देखने में आते हैं। हमारे स्कूल, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज बंद कर दी जाती हैं, उसका बाइकआउट कर दिया जाता है, और लेकिन मसले का हल नहीं निकाला जाता। मसले का हल निकालना बेहद ज़रूरी है और उसी के बाद हम मामलात को बेहतर अंदाज से चला सकेंगे। थैंक यू सो मच आप दोनों के प्रोग्राम में हिस्सा बनने के लिए। वक्त एक छोटी सी ब्रेक का, विल बी राइट बैक आफ्टर शॉर्ट ब्रेक। वेलकम बैक आफ्टर शॉर्ट ब्रेक। आप देख रहे सिटी एट 10 और सेहत के हवाले से हमेशा से हमारी कोशिश होती है कि जो भी करंटली अपडेट्स हों वो हम आप तक पहुंचाते रहें। पोलियो के हवाले से अगर हम बात करें तो आजकल पोलियो कैंपेन्स चल रही हैं, लेकिन बड़ी अनफॉर्चुनेट सिचुएशन है कि पाकिस्तान में पोलियो केसेस कभी ख़त्म नहीं हो रहे और इसमें दिन ब दिन और हर गुजरते वक्त के साथ हम देख रहे हैं कि इजाफा होता चला जा रहा है, जहाँ की पूरी दुनिया पोलियो पर काबू पा चुकी है। लेकिन बदकिस्मती के साथ पाकिस्तान में अभी भी बहुत सारे हमारे सोशल अगर हम बिहेवियर जैसे है कि हम रजिस्ट नहीं कर पा रहे हैं, हम इस बीमारी के खिलाफ लड़ नहीं पा रहे हैं। क्यों? क्योंकि बहुत सारी फैमिलीज, बहुत सारे लोगों के माइंडसेट में अभी भी ये है कि पोलियो के कतरे पिलाने से खुदा ना खास्ता आपको पता नहीं कोई और किस्म की बीमारी हो जाएगी, आप जिस्मानी तौर पर आपको कोई प्रॉब्लम आ जाएगा या फिर आपको बांझपन का, ये मैंने एक बहुत बड़ी मिथ सुनी है कि आपको बांझपन हो सकता है या आपकी मैरिड लाइफ मुतासर हो सकती है। हालांकि पोलियो के ड्रॉप ना पीने की वजह से आप अपने बच्चे को हो सकता है कि उम्र भर के लिए माजूरी तोहफे में दे दे, और ये जो तोहफा है ना ये आपको बहुत महंगा पड़ेगा। इसलिए कोशिश करें कि जब भी पोलियो टीम्स आपके दरवाजे तक आए तो आप उनको वार्मली वेलकम करें, उनको रेजिस्ट करने के बजाय उनके साथ ताउन करें, क्योंकि कम्युनिटी का ताउन बेहद ज़रूरी है। तभी पॉसिबल है कि हम पोलियो जैसे वायरल और ख़तरनाक वायरस का सामना कर सके, उसके खिलाफ अपनी कमर कस सके, और महकमा सेहत जो हमारे लिए काविशें कर रहा है उसको सपोर्ट करना हम लोगों की बराबर की जिम्मेदारी बनती है। अगर हम पाकिस्तान को एक बेहतर और सेहतमंद मुस्तकबिल देना चाहते हैं अपनी बेहतर और सेहतमंद और खूबसूरत नस्लों की सूरत में, तो पोलियो के खिलाफ हम सबको एक प्लेटफॉर्म पर आना होगा, क्योंकि पोलियो मुहिम का आगाज हो चुका है। इसका बुनियादी मकसद क्या है, पोलियो वायरस के हवाले से थोड़ा सा आपको बताएंगे कि इसकी क्या वजूहात है कि अभी तक इसके केसेस रिपोर्ट हो रहे हैं और पोलियो फैलता ही चला जा रहा है, किस तरह से कम्युनिटी, आप लोगों की जो इसमें सपोर्ट है वो कितनी ज़्यादा ज़रूरत है। अपने मेहमान से बात करेंगे पोलियो के हवाले से ख़ास तौर पर, ताकि आप तक हम वो मैसेज पहुंचा सकें जो कि आपके लिए, आपके बच्चों की सेहत और ज़िंदगी के लिए बेहद ज़रूरी है। हमारे साथ मौजूद है प्रोफेसर डॉक्टर जफर अली चौधरी, वाइस चांसलर फैसलाबाद मेडिकल यूनिवर्सिटी। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? खैरियत से? जी मैं बिल्कुल। थैंक यू सो मच सर। आज का जो टॉपिक है वो बड़ा सेंसिटिव है और मैं चाह भी रही थी कि हम इस पर बड़ा ही अच्छे से लोगों तक ये मैसेज पहुंचाएं कि पोलियो के ड्रॉप्स पिलाना कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पहले मुझे ये बताइएगा कि फैसलाबाद में जो शुरू होने वाली पोलियो कैंपेन्स हैं इसका बुनियादी मकसद क्या है? देखिए जी, मकसद यही है कि इस बीमारी से बचा जाए और बच्चों को माजूरी से बचाया जाए। जी। पोलियो जो है ना एक ऐसा मर्ज है जिसको हम कहते हैं कम्युनिकेबल डिजीज। जी। ये फैलती है इस तरीके से कि ये वायरस एक ऐसा वायरस है जो मुंह के रास्ते आपकी आंतों में जाता है। अच्छा। और आंतों से ये वायरस निकलता है पखाने के अंदर। बिल्कुल सही। अब वो वहां से अगर कोई जिसे हम कहते हैं ना कि सैनिटेशन अच्छी ना हो, हाइजीनिक कंडीशंस अच्छी ना हो, खास तौर पे उन इलाकों में जहां पे सीवरेज ठीक नहीं है, बच्चे गलियों में जाके रफ़ाए हाजत करते हैं और हाथ नहीं बच्चे धोते मोशन करने के बाद, और वही हाथ मिला देते हैं किसी और बच्चे को या हाथ लगा देते हैं, वो बच्चा उसी हाथ से जब अपने मुंह को लगाता है, कोई खाना खाता है, तो ये वायरस जो है ना वो उसके पेट में चला जाता है। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। वहां से ये वायरस जो है वो खून में जाता है और जाके ये सेटल करता है, ये जो हमारा हराम मगज है वहां जाके सेटल करता है। अच्छा। और इसका ये हिट वहां जाके करता है। बिल्कुल ठीक। हर वायरस जो है ना उसने एक खास जगह जाके हिट करना होता है। जैसे कोविड का वायरस जो था जी। वो किसको हिट करता था? वो फेफड़ों को करता था। हाँ। ठीक है। और ये जो हेपेटाइटिस का वायरस है वो किसको हिट करता है? वो जिगर को जाके करता है। अब ये वायरस जो है ना इसने जाके, और किसी जगह पे बीमारी नहीं करनी। अच्छा। इसने जाके हराम मगज के अंदर कुछ सेल्स हैं उनको जाके इसने हिट करना है। जब उसने हिट करना है तो वो सेल्स जो हैं वो डेड हो जाते हैं, तबाह हो जाते हैं,
डिस्ट्रॉय हो जाते बिल्कुल हैं, सही। और उन सेल्स का काम होता है हमारे पट्ठों को हिलाना। हाँ, जब वो डेड हो जाती हैं तो पट्टे हिलते नहीं, तो बच्चा माजूर हो जाता है। माजूर हो जाता है। ठीक है, जी। तो अब पहली बात आपको जो समझ आई वो है कि ये वायरस से होता है, वायरस फैलता किस तरह है और ये कहाँ इफेक्ट करता है, और इसकी बुनियादी वजह जो है जी। वो है अनहाइजीनिक बिल्कुल, कंडीशंस। बिल्कुल। हिफ्जाने सेहत के मुताबिक अगर जिंदगी नहीं गुजर रही तो इसके फैलने का बहुत ज्यादा खतरा अंदेशा बढ़ है। देखिए, आपने ये देखा होगा कि जो घर जो हैं ऐसे लोगों के जहां पे वो लोग एफ्लुएंट हैं, खाते पीते लोग हैं, जी। अच्छी लोकेलिटीज हैं, आपके यहाँ पे भी हैं, लाहौर में डिफेंस है, गुलबर्ग है, वहां के आपके बच्चों को ये मजदूरी शाज़ो नजर आएगी। कोई लाखों में कोई एक दो बच्चे, और वही बच्चे अगर कभी गांव गए हैं या किसी ऐसी जगह चले गए तो हो गया, वरना नहीं आएगी। हमें कहाँ नजर आती है? हमें वहां नजर आती है जहां पे हालात अच्छे नहीं है, रहने के हालात अच्छे नहीं है, बच्चे जो है क्राउडेड एक घर के अंदर रहते हैं, वो टॉयलेट की फैसिलिटीज ठीक नहीं है। तो गरीब इलाकों में जहां ओवर क्राउडिंग है, अनहाइजीनिक कंडीशंस हैं, सीवरेज का इंतजाम ठीक नहीं है, तो वहां ये फैलता है। तो इसके लिए वो जगह जो है ना जन्नत है इस जो है वायरस के लिए। तो अगर हमने वायरस को खत्म करना है इस मुल्क से, तो हमें ये चीज पहले खत्म करनी पड़ेगी। जब तक हम ये चीज खत्म नहीं करेंगे, इसकी ब्रीडिंग साइट है ना जी, ब्रीडिंग साइट्स होती है ना, जिस तरह आप कहते हैं डेंगू की ब्रीडिंग साइट क्या है, पता होगा आपको डेंगू की क्या है? ये है कि पानी कहाँ इकट्ठा हो गया, किसी एयर कंडीशनर, एयर कूलर, फलां जहां, वहां पे वो ब्रीड करता है लार्वा। दीज आर द ब्रीडिंग साइट। मलेरिया भी इसी तरह। तो इसकी ब्रीडिंग साइट क्या है? इसकी ब्रीडिंग साइट जो है ये है सीवरेज। ठीक है, हाँ जी। तो अब उसको पहले खत्म करेंगे तो ये खत्म होगा। अब जो इंजेक्शन हम बच्चों को लगाते हैं ना, वो इसलिए इंजेक्शन नहीं लगाते, पिलाते हैं इसको, हम पिलाते हैं, जो हम इनको इंजेक्शन पिलाते हैं ना, या ड्रॉप्स पिलाते हैं, वो इसलिए पिलाते हैं कि बच्चे के अंदर हम एक इम्यूनिटी क्रिएट करते हैं। ठीक है, बाहर के मुल्कों में जहां पे बहुत अच्छे हालात हैं, सिविक सेंस है और डेवलप्ड कंट्रीज हैं, वहां तो ये भी जरूरत ही नहीं है, क्योंकि वहां पे वायरस है ही नहीं। उन्होंने वायरस एलिमिनेट कर दिया। हमारे यहाँ एलिमिनेट नहीं हो सकता। वजूहात मैंने आपको बता दी हैं। जब तक हमारे लिविंग स्टैंडर्ड्स बेहतर नहीं होंगे ना, तब तक तो ये नहीं होगा। तो वो बेहतर होने के चांसेस बहुत कम है। अब हम क्या कर सकते हैं? हम प्रिवेंशन कर सकते हैं ना। हम चाहते हैं कि हमारे जितने भी बच्चे हैं पैदा होने से बड़े होने तक, यानी 15-20 साल तक, इन बच्चों को हर साल हम कतरे पिलाएं, ताकि इनकी बॉडी के अंदर वो एंटीबॉडीज बन जाएं, इनकी कुव्वत मुदाफत इतनी स्ट्रांग हो जाए कि खुदा न खास्ता अगर इनके ऊपर वायरस का हमला हो, किसी ऐसे बच्चे से हाथ मिला लें या बच्चे को हाथ लगा लें जिसको ये वायरस हो, उसके अपने बहाना करने के बाद हाथ साफ ना किए, हाथ लग गया, अब वो मुंह को लगेगा तो हो सकता है किसी की भी हो सकता है, अमीर के बच्चे को भी हो सकता है, गरीब के बच्चे भी हो सकता है। अगर वो चला जाए तो इससे पहले वहां एंटीबॉडीज मौजूद हो, जैसे ही वायरस है उसको मार दे। अच्छा सर, ड्रॉप्स तो हम पिलाते हैं बच्चों को, लेकिन जितनी बड़ी तादाद में हम देखते हैं कि हमारे इर्द गिर्द, फैसलाबाद की अगर हम बात कर लें, बहुत सारे इलाके ऐसे हैं जहाँ पे पूरा साल गंदगी के ढेर रहते हैं, सीवरेज का पानी का, आब निकासी का बहुत प्रॉब्लम रहता है। तो उसके बावजूद भी क्या एक बार पोलियो के ड्रॉप्स पिलाए हुए पूरा साल तक बच्चों के अंदर इम्यूनिटी को बिल्डअप कर सकते हैं? बिल्कुल बिल्कुल। फिर उसको हम हर साल एनहांस करते हैं ना। हाँ जी, फिर उसको चैलेंज देते हैं। अब ये देखिए, कोविड वैक्सीन क्या थी? कोविड वैक्सीन के भी तो यही था ना, कि आपके जिस्म के अंदर एंटीबॉडीज आ जाए कि कोविड वायरस का हमला हो तो आप उसको मार दें। तो ये तो बड़ा सिंपल सा असूल है ना। हाँ, वो हेपेटाइटिस बी की वैक्सीन है, या पोलियो की वैक्सीन है, ओरल वैक्सीन है, या मीजल्स की वैक्सीन है, ये बच्चों को हम लगाते हैं, जो इंजेक्शन नहीं लगते बच्चों को। और ये ओरल पोलियो वैक्सीन भी मिलती है, पैदा होते हैं BCG का उसको इंजेक्शन लगता है ताकि इसको TB ना हो। उसके बाद मीजल्स का है, उसके बाद कॉलरा का है। ये सारे इंजेक्शन इसलिए लगाए जाते हैं ताकि अगर उन बच्चों के पर इनका हमला हो तो वहां पे हमारी फोर्स तैयार हो उनको मारने के लिए। तो ये कितना इंपॉर्टेंट है।
हाँ। और जो लोग इसको नहीं फॉलो कर रहे वो मेरे ख्याल में जहालत का मुजाहरा कर रहे हैं और अपनी नस्लों, ना सिर्फ अपनी नस्लों का नुकसान कर रहे हैं बल्कि औरों के बच्चों का भी नुकसान कर रहे हैं। अच्छा सर, पोलियो का जो ये खतरा है ये किस एज में ज्यादा होता है? किस मतलब 5 साल की उम्र तक का हम वैसे तो कहते हैं कि बच्चों को पोलियो के कतरे पिलाने चाहिए, लेकिन ज्यादा खतरनाक क्या न्यूबॉर्न बेबी के लिए है या फिर जैसे जैसे उम्र बढ़ती? न्यूबॉर्न बेबी में इतना खतरा नहीं है, उसकी वजह के सब माएँ अपने हाथ धो के जो है ना वो बच्चे को पढ़ाती है और ये उसमें एडल्ट में होता ही नहीं है जी, होता है बच्चे में, बच्चों में ज्यादा होता है जी। क्योंकि एडल्ट बाय एंड लार्ज 90% लोग हैं जो हाथ साफ करते हैं अच्छे तरीके से, ठीक है ना, इसलिए होता नहीं है। ये बच्चों में ज्यादा होता है और एडल्टहुड में वैसे भी आ जाती है इतनी ज्यादा इम्यूनिटी के। हमने पोलियो का जो है मर्ज कभी बड़ों में नहीं देखा। अगर ये होना है तो 10-15 साल की उम्र के अंदर अंदर होना है, उसके बाद ये नहीं होता, नहीं होगा, ठीक होता ही नहीं है। हाँ। इसलिए हमें जो फोकस करना है ना वो बच्चों पे करना है। और जैसे मैंने कहा कि छोटे बच्चे को कैसे हो सकता है, उसकी माँ ने तो हाथ धो के उसको दूध पिलाना है। जब बच्चा निकलेगा घर से, टॉडलर होगा, लाइक साल का हो गया, हाँ। उस वक्त उस पर हमला हो सकता है। तो हमें चाहिए कि जैसे बच्चा पैदा हो और उसके बाद उसको हर साल देते रहे। मैं समझता हूं हमारे मुल्क में 10 से 12 साल तक ये कतरे पिलाने चाहिए बच्चों को, बिल्कुल ठीक है, हर साल। हाँ, और तभी पॉसिबल है कि हम टाइम के साथ साथ इस पे काबू पा सकें। देखिए ये प्रिवेंशन है, हाँ। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है हमारे लिविंग स्टैंडर्ड्स बेहतर होने चाहिए। exactly. वो होने के इम्कान ही नहीं है। हाँ। नजर आ रहा है आपको? अच्छा, अगर लिविंग स्टैंडर्ड अगर हम हाइजीन्स को अपने घर की हद तक मेंटेन करते हैं, लेकिन बाहर क्योंकि अनफॉर्चुनेट हमारे यहाँ खुले हुए नारे और सीवरेज का निजाम ये सारा बड़ा दरहम बरहम है, तो काफी हद तक हम इस चीज को कंट्रोल कर सकते हैं। अगर हम अपने बच्चे को सिखाएं कि बेटा आपने हाथ धोने, कुछ खाना पीना है तो अपने हाइजीन्स को मेंटेन रखना है, फिर इस पे कुछ। अब बच्चा स्कूल चला गया जी, और एक और बच्चा है जिसको ये इन्फेक्शन है, हाँ। अब उसने हाथ लगाया ना, अब ये देखें ये जो पेट के अंदर जिसे हम मलाप कहते हैं या ये जो कीड़े पड़ते हैं किस तरह होते हैं, ये एक बच्चा दूसरे बच्चे को लगाता है। हाँ। हाथ लगाया उसने, इकट्ठे खाना खाया, अब उसका जो जरासीम है क्योंकि उसके हाथों को लगे हैं, उसने अच्छी तरह हाथ साफ नहीं किए। कितने बच्चे हैं हमारे। देखिए बात हमेशा जो है ना वो समझनी चाहिए कि रूट कॉज क्या है। हाँ। सबसे पहले तो ये है कि हमारी माओ को अपने बच्चों को जो है ना बेसिक हाइजीन के प्रिंसिपल्स बताने चाहिए। एग्जैक्टली। आदाब बताने चाहिए। बच्चे को ये बता दें कि जब तुमने वॉशरूम जाना है, जब बच्चा अपने खुद पॉटी साफ करने के काबिल हो जाए, 2 साल तो माएँ करती हैं ना, तो अपने हाथ धो लेती हैं। उसके बाद जैसे ही तो उसको ये भी बताएं कि बेटा पॉटी साफ करने के बाद तुमने साबुन के साथ हाथ जरूर धोने हैं। हाँ। और खाना खाने से पहले हाथ जरूर धोने हैं साबुन के साथ। हाँ। जब ये सिखाएंगे तो ये बीमारियां ऑटोमेटिकली कम होंगी। लेकिन कौन सिखाए? माएँ तो मसरूफ हैं व्हाट्सएप के ऊपर, फेसबुक के ऊपर, उन्होंने मेड के ऊपर छोड़ा हुआ बच्चा। तो ये वो चीजें जो कि अगर हम अर्ली एजेस से बच्चों को सिखाएंगे तो बहुत हद तक अपने बच्चों की सेहत को और उसके बहुत सारी बीमारियों से बच्चों को बचा सकते हैं। सबसे पहले देखें जी, हमें सर मैं आपकी बात को यहीं से कंटिन्यू करूंगी क्योंकि वक्त एक छोटी सी ब्रेक का हमारे साथ रहेगा। बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आज आपको मिलने वाली, बहुत अच्छी गाइडलाइन आपको मिलने वाली जिससे आप अपने बच्चों की जिंदगी को महफूज बना सकते हैं। तो विल बी राइट बैक आफ्टर अ शॉर्ट ब्रेक। वेलकम बैक आफ्टर शॉर्ट ब्रेक। आप देख रहे सिटी एट पोलियो के हवाले से हम आपको बताने की कोशिश की हमने कितनी डिटेल से और ऑथेंटिक सोर्सेज के जरिए। हमारी कोशिश होती है कि हमेशा आप तक बात को पहुंचाया जाए ताकि उसमें ऑथेंटिसिटी ज़्यादा हो और आपको किसी भी तौर पे कोई इबाहम ना रह जाए कि किस तरह से पोलियो एक वायरल इन्फेक्शन है और ये एक बच्चे से दूसरे बच्चे में फैलता है। एक तो ये बहुत बड़ी वजह है और फैलने के पीछे जो अनहाइजीनिक हमारा लाइफस्टाइल है वो इसकी बहुत बड़ी रीज़न, बहुत बड़ा इसकी वजह है। तो इसलिए कोशिश करें कि अपने बच्चों को अर्ली एजेस से, जैसे ही बच्चा सीखने के अमल में जाता है तो उसको बताएं कि हाइजीन्स को कैसे मेंटेन रखना है। बेसिक जो प्रिंसिपल हैं लाइफस्टाइल के, एक अच्छे सेकेंडरी प्रिंसिपल जितने भी होते हैं, हमारे कोशिश होनी चाहिए कि हम अपने बच्चों को घर से ही सिखाएं ताकि आपका बच्चा एक हेल्दी लाइफस्टाइल को एंजॉय कर सके। क्या इसकी वजूहत है, कैसे ये फैलता है, इसके पीछे की क्या बुनियादी वजह बनती है वो तो हमने आपको बताया, लेकिन इसकी वैक्सीनेशन के हवाले से भी अगर हम बात करें तो उस पर भी हम थोड़ी सी बात करेंगे। और
और जानेंगे कि OPV जो इसकी वैक्सीनेशन है वो इजीली अवेलेबल है और क्या कोई ऐसी वैक्सीनेशन भी मौजूद है कि जिसके बाद पोलियो मुकम्मल तौर पर क्योरेबल है पाकिस्तान में या पाकिस्तान से बाहर। तो सर बताइएगा कि क्या वैक्सीनेशन के हवाले से कि OPV से तो सब लोग आई एम श्योर के वाकिफ होंगे ही है, लेकिन हमेशा से कहा जाता है कि पोलियो क्योरेबल नहीं है, तो क्या सिर्फ पाकिस्तान के हद तक क्योरेबल नहीं है या पूरी दुनिया में इसकी कोई अभी तक ऐसी वैक्सीनेशन डोज नहीं बनी है कि इस बीमारी को खत्म किया जा सके? जी, मैं आपके सवाल का जवाब देने से पहले मैं वहीं से कंटिन्यू करूंगा जब मैंने ब्रेक किया था। जी जी जरूर। देखिए, बात यह है कि सेहत के लिए ना, जो जिस्मानी सेहत और इवन जहनी सेहत जिसे मेंटल हेल्थ कहते हैं, उसके लिए हेल्थ एजुकेशन होना बहुत जरूरी है। सबसे पहले तो हमें वालिदैन को एजुकेट करना है। हमारे वालिदैन जो है ना, बाई एंड लार्ज मेजॉरिटी की बात कर रहा हूं मैं, पढ़े लिखे की बात नहीं कर रहा, माशाल्लाह कई लोग बहुत एजुकेटेड है, उनकी हेल्थ एजुकेशन नहीं हुई, उनकी अपनी नहीं है, बच्चों की कैसे करेंगे? पहले तो वो समझे ना कि बीमारियों से कैसे बचना है, खा वो पोलियो है, खा वो डेंगू है, हेपेटाइटिस है, कोविड है, इनसे बचना के सबसे जो बेहतर तरीका यह है कि प्रिवेंशन। हाउ विल वी प्रिवेंट? बीमारी होगी तो उसका इलाज तो होना ही होना करवाना है, लेकिन हमें तो बीमारी होनी ही नहीं चाहिए। देखिए, आजकल आपको स्मॉग नजर आ रही है, हाँ जी, बहुत सारा, ठीक है ना, तो आपको एहतियाती तदाबीर इख्तियार करनी चाहिए। कितने लोग हैं जो मास्क पहनना शुरू कर दिए, जिन्होंने नहीं, मेजॉरिटी नहीं पहनना चाहिए। हाँ। ठीक है, आपको नहीं होंगी ये जो रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन नहीं होंगे, हाँ। फेफड़ों का इन्फेक्शन नहीं होगा, बिल्कुल। कौन पहन रहा है? जब हो जाएगा फिर पहनेंगे या पहनेंगे या फिर इलाज कराएंगे, महंगा इलाज होगा। इसी तरह मैं बता रहा हूं कि पहले तो पेरेंट्स को एजुकेट कीजिए, फिर टीचर्स को एजुकेट कीजिए। प्राइमरी स्कूल क्लास 1 क्लास 2, यस, ठीक है, टीचर्स का काम है कि क्लास 1 के बच्चों को बताओ कि ये 3-4 बीमारियां हैं, इनसे कैसे बचना है बेटा। ये पोलियो है, पोलियो बहुत मुजी मर्ज है, एक दफा इसका अटैक हो गया और आपके पट्टे जो हैं मुतासर हो गए, आप सारी उम्र के लिए चलने फिरने से माजूर हो जाएंगे। उन्हें डराएं, उन्हें बताएं। और लेकिन बड़ा आसान तरीका है कि आपने हाथ धोने हैं खाने से पहले और वॉशरूम जाने के बाद हाथ धोने हैं। हेल्थ एजुकेशन इज आता है, लोग उसको सुनते ही नहीं है। आपने सुना होगा मोबाइल फोन पे जब आप कॉल करते हैं तो कौन सुनता है उसको? कोई भी नहीं सुनता, ठीक है, स्विच ऑफ कर देते हैं उसको। ठीक है, देखिए, ये सारी चीजें लोगों की अवेयरनेस के लिए की जाती हैं, लेकिन हम अवेयर होना नहीं चाहते। ये हमारा एक माइंड सेट है इस कौम का। तो कमिंग बैक टू योर क्वेश्चन, तो मैंने बताया कि 3 तरीके हैं इससे बचने के। नंबर 1 कि अपना लिविंग स्टैंडर्ड जो है एक तो अपग्रेड कीजिए, और दूसरा अगर नहीं हो रहा तो सफाई सुथराई जरूर कीजिए। जरूरी नहीं है कि बंदा अमीर हो जाए, लेकिन गुर्बत में भी आप साफ रख सकते हैं अपने आप को। हमारा प्रॉब्लम यह है कि हम कहते हैं जी हमारे पास पैसे नहीं है, हम कैसे साफ रख दें? साफ रहने के लिए देखें, साफ रहने के लिए अमीर होना जरूरी नहीं है। बिल्कुल। और जो आपने बेसिक की हाथ धोना बताया है, ये तो हर आदमी धोए, खा वो कपड़े धोने वाले साबुन से हाथ धो ले, खा वो किसी और चीज से हाथ धो ले, लेकिन हाथ धोए। इसके लिए तो कोई कदर नहीं, इसके लिए पैसे तो नहीं चाहिए ना। तो बात यह है कि आप अपने जो है ना हाइजीनिक जो आपकी हैं हैबिट्स हैं या डिसिप्लिन है, उसको पहले मेंटेन कीजिए। ये बीमारी होने के चांसेस 50% कम हो जाए। 50%, आई एम नॉट से 100%। सेकंड ये है कि बच्चों को लाजमन ये कितने पढ़ाइए, ताकि उनके अंदर एक इम्यूनिटी। हमारा मकसद वहां बच्चों को बीमारी देना नहीं है पोलियो की। लोग समझते हैं कि पोलियो के कतरे में वायरस होता है, शायद बच्चे को ना हो जाए। 100% नहीं होगा, ठीक है, 100% नहीं होगा। वो इम्यूनिटी बढ़ाता है, कुव्वत मुदाफियत बढ़ाता है, वो बढ़ाएं। ये सेकंड लाइन ऑफ प्रिवेंशन है। अब खुदा ना खास्ता अगर हो गया है तो फिर क्या करें? ये बात आपकी जो मैं आंसर देता हूं, तो आपने कहा क्योरेबल। एक दफा हराम मगज के सेल्स जो हैं डैमेज हो दे, दे कैन नॉट रिकवर। बिल्कुल ठीक। हेपेटाइटिस का अगर पेशेंट है, उसके अगर लिवर सेल डैमेज हो गए हैं, दे कैन रिकवर। उसका इलाज है। उसकी नहीं, उसका इलाज भी है। उसके अंदर लिवर सेल्स जो है ना वो दोबारा ग्रो कर जाते हैं। बिल्कुल ठीक है। ये सेल्स जैसे अल्लाह तबारक व तआला ने बनाए हैं कि एक दफा डैमेज हो गया नर्व सेल, इट कैन नॉट रीग्रो, इट कैन नॉट रिकवर। बिल्कुल डेड हो जाएगा। इसलिए हम बहुत ज्यादा एम्फेसाइज करते हैं पोलियो की
बीमारी के ऊपर। देखें, टीबी हो जाए रिकवरी 100% दवाइयों के साथ, बिल्कुल ठीक। ठीक है। डिफ्थीरिया और काली खांसी, टाइफॉइड, कॉलरा, डेंगी, ऑल रिकवरेबल। ओके। एक दफा पोलियो हो गया नॉट रिकवरेबल। अब डिपेंड करता है कि कितने सेल मुतासर हुए हैं। आपने कुछ बच्चों को देखा होगा, उनका बस सिर्फ हल्का सा बाजू मुतासर होता है, जल्दी पकड़ा गया, ठीक है, बच्चे के अंदर कुव्वत मुदाफियत ज्यादा थी। कई बच्चों की पूरी टांग मुतासर हो जाती है। डिपेंड करता है कितने सेल्स मुतासर हुए। अब उसका इलाज क्या है? उसका इलाज कुछ नहीं है, रिकवर नहीं होगा। हाँ, ये है कि जो मुतासर हो गए हैं उनको हम फिजियोथेरेपी करके उनको कुछ बेहतर हालात में ले आए ताकि उनके कॉन्ट्रैक्चर्स ना बने। लेकिन वो मुकम्मल ठीक नहीं होगा। मुकम्मल तो हो ही नहीं सकता ना। हाँ। उसके बाद फिर उसकी सर्जरी वर्जरी होगी। तो क्यों हम इस मुश्किल में पड़े, खुद भी और औरों को भी डालें। बिल्कुल। तो क्यों ना बात मान लें। बात हमने माननी नहीं है कि पोलियो के कतरे पीने में क्या हर्ज है, क्या हर्ज है, ठीक है। कि आज अगर हम ये छोटा सा एक जो हुकूमत ने या हमारी सेहत के लिए एक इंतजाम किया हुआ है, इसको अगर हम फॉलो नहीं करते तो खुदा ना खास्ता हो जाए तो कितनी परेशानी का सबब बनेगा। अब आप खुद सोचिए, एक बच्चा चल नहीं सकता, एक बच्ची माजूर है, उस बच्ची ने आगे जाके बढ़ना है, बड़े होना है, शादी होनी है, बच्चे ने भी आगे अपनी जिंदगी गुजारनी है। क्या पेरेंट्स के लिए भी एक परेशानी, उसके लिए भी परेशानी, हैंडीकैप, और उसके बाद उसके अंदर एक एहसास कमतरी। हाँ। ये सब चीजें जो है ना, हम उनको उससे बचने के लिए सिर्फ कतरे नहीं पिला सकते। ये एक बहुत बड़ी जहालत है। मेरे ख्याल में इससे बाहर निकलना चाहिए हमारी कौम को, और इन लोगों को वेलकम करना चाहिए। मैं जिस वक्त ये पढ़ता हूं ना, खुदा ना खास्ता कि जी फलां जगह कतरे पिलाने के लिए गए, उनके भी अटैक हो गया। हाँ। मैं कहता हूं यार, ये कौन लोग हैं? हम किस दुनिया में जी रहे हैं? हम उनको जीने के लिए और उनकी सेहत के लिए काम कर रहे हैं और वो उसके उल्टा चल रहे हैं। बिल्कुल अगेंस्ट। तो जहां इस तरह के हालात हों वहां पे क्या किया जाए? अच्छा, मुझे पोलियो ड्रॉप्स के हवाले से मिथ्स भी बताइएगा जो लोगों में बड़ी आम पाई जाती है, जो मैंने सुनी। मैंने अपने इंट्रो में भी उसको बताया कि लोग समझते हैं कि अगर हम इसको बच्चों को या बच्चियों को पिला देंगे तो उससे खुदा ना खास्ता बांझपन आ जाएगा। मैंने एक दो लोगों से कम्युनिटी में ये डायरेक्टली ये सुना है और मैंने कहा आप ये क्या बात कर रहे हैं कि एक चीज हमें एक इतनी मूजी मर्ज से बचाता है, ऐसे कैसे पॉसिबल है? तो ऐसे कुछ मिथ्स आपके पास तो बहुत सारे ढेरों ढेर होंगे, तो कुछ जो आप हमारे मुआशरे में, हमारी सोसाइटी में इस तरह के मिथ्स चलते हैं। कैंसर का इलाज वो जो स्वांजना नहीं है, मोरिंगा कहते हैं, मोरिंगा से हो रहा है, ठीक है, हकीम हिकमत से हो रहा है। तो इस मुआशरे में तो ये चीजें चलती है ना। पोलियो का इलाज भी ऐसे कुछ ना कुछ निकाला होगा। अब ये बिल्कुल मिसकंसेप्शन है जी। पहले तो लोग ये समझते हैं कि पोलियो के अंदर वैसे ही वायरस डाला हुआ है, ठीक है, वो डेड वायरस है। प्लीज नोट इट। वो डेड वायरस है। इट कैन नॉट कॉज डिजीज बट इट कैन एनहांस योर इम्यूनिटी। ओके, ठीक है। है जरूर वायरस बट इट्स अ डेड वायरस। और वो कहते हैं इसमें तो पहले ही वायरस है, या तो बच्चे हो ना जाए। गलत। दूसरा, वो जो आपने बात की है कि इनफर्टिलिटी हो जाएगी, लड़कों में भी या लड़कियों में भी हो सकती है, एब्सोल्युटली रॉन्ग। ये वो लोग हैं जो नहीं चाहते कि हमारा मुआशरा सेहतमंद हो। हाँ, और इस तरह की अजीबो गरीब सी बातें जो सुनने को मिलती हैं, वो नहीं चाहते कि मुआशरे में बेहतरी आए, बिल्कुल बेहतरी हो। नेगेटिव फोर्सेज हैं जो यहां आके पनपती हैं। हाँ। और वजह क्यों है? लैक ऑफ नॉलेज, इग्नोरेंस। फिर से वही वाला पॉइंट कि एजुकेट करने की बहुत ज्यादा जरूरत है, और एजुकेशन का सिलसिला घर और बेसिकली स्कूल से शुरू होगा। गुफ्तगू के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। वक्त एक छोटी सी ब्रेक हमारे साथ रहेगा। विल बी राइट बैक आफ्टर अ शॉर्ट ब्रेक। वेलकम बैक आफ्टर शॉर्ट ब्रेक। आप देख रहे हैं सिटी एट 10। पोलियो के हवाले से पोलियो मुहिम का आगाज कर दिया गया है और फैसलाबाद के मुख्तलिफ इलाकों में मुख्तलिफ टीम्स जा रही हैं। तो खुदारा अपने बच्चों को पोलियो के 2 कतरे पिला के उनकी जिंदगी को महफूज और खूबसूरत बनाइए। सेहतमंद जिंदगी है, कहते हैं जान है तो जहान है, तो इस वजह से ही कहा जाता है। इस तरह के स्लोगन सिर्फ कही गई हमारे बड़ों की बातें नहीं है, इसमें वाकई कहीं ना कोई मकसद छुपा होता है। और पोलियो टीम्स के साथ भरपूर अंदाज से ताउन
बंद करें, क्योंकि वो आपके बच्चों की सेहत के लिए पूरा दिन, मौसम की तब्दीली के बावजूद, जैसे बहुत गर्मी में भी हमने देखा है कि पोलियो टीम्स पूरा दिन सर्विस प्रोवाइड करती थी, आपके घर तक आती थी, आपको घर तक एक सर्विस प्रोवाइड की जाती है। आपको क्या करना है, सिर्फ दरवाजा खोलना है और उस दस्तक पर आपको उनको खुशामद कहना है, उसके अलावा आपको कुछ नहीं करना है। और आपके बच्चे को 1 और 2 जो पोलियो ड्रॉप्स हैं वो पिलाने हैं। आपको अपने बच्चे को एक हेल्दी लाइफस्टाइल दे सकते हैं, लेकिन उसके साथ साथ जैसे कि डॉक्टर साहब ने बहुत खूबसूरती से इस चीज़ को बयान किया है कि बच्चों को के अंदर हाथ धोने की आदत उसको डेवलप करना है, किस तरह से हाइजीन्स को मेंटेन रखा जाता है उसकी हैबिट को डेवलप करना है। फिर आपने पोलियो वैक्सीन पिलानी है, तो अपने इर्द गिर्द कोशिश करें कि वो बेसिक बातें, वो बेसिक असूल अपने बच्चों को ज़िंदगी के ज़रूर सिखाएं, जिससे वो एक हेल्दी माशरे को तश्कील देने में अपनी कंट्रीब्यूशन कर सकता है। तो ये बड़ी खूबसूरत सी चीज़ है जिसको हम सबको मिल बांट कर एक दूसरे को सिखाने की भी ज़रूरत है। आप एक दूसरे के साथ, एक दूसरे का हाथ थाम कर चलेंगे तो हम एक सेहतमंद माशरे को परवान चढ़ा सकेंगे। तो खुदा पोलियो टीम्स के साथ ज़रूर तावन करें। डॉक्टर साहब, मैं आपसे ये भी जानना चाहूँगी कि जब पोलियो वैक्सीनेशन अगर खुदा न खास्ता कोई नहीं पिलाता अपने बच्चे को, तो किस तरह से फिर पोलियो का जो अटैक होता है उसके सिम्टम्स कैसे आने लगते हैं? क्या बॉडी अचानक से आपकी माजूरी की तरफ चले जाती है या उसके पहले 1 बाय 1 करके उसके सिम्टम्स आते हैं? वो मुझे थोड़ा सा जी, मैं इसका जवाब बाद में दूंगा। पहले मैं थोड़ी सी अपनी पिछली बात को आगे लेके चलूंगा। जी जरूर। देखें, इस तरह है कि अवेयरनेस जो है जब तक हमारे मुआशरे में नहीं आएगी ना, अबाउट एवरीथिंग, जी, नॉट ओनली अबाउट डिजीजेस, अवेयरनेस अपनी जो जहनी सेहत के बारे में, अवेयरनेस जो हमारे इस वक्त मुआशरे में जो बुराइयां फैली हुई हैं उनके बारे में जब तक नहीं आएगी हम आगे नहीं बढ़ सकते। बिल्कुल ठीक है। देखिए, आपने देखा होगा हर शख्स इस वक्त मोबाइल यूज कर रहा है। हाँ जी। हर शख्स जो है वो व्हाट्सएप के ऊपर है, फेसबुक पे है ना? बिल्कुल है। ठीक है। और फेसबुक और व्हाट्सएप के ऊपर आप सिर्फ वही चीजें देखते हैं जो आपको फैसिनेट करती हैं, गाना, वीडियोस और टिकटॉक, ये वो। जी। मुझे बताएं कितने % लोग हैं जो गूगल उर्दू में भी अवेलेबल है? जी, उर्दू में भी अवेलेबल है ना, जरूरी नहीं आपको अंग्रेजी आनी चाहिए। उसके ऊपर पोलियो लिख के उसके बारे में वो जानकारी चाहते हैं, कैंसर लिख के उसके बारे में जानकारी चाहते हैं। क्यों? आप वेस्ट में चले जाएं, एक आम शख्स भी अगर उसको फर्ज करें कोई बीमारी होती है, जब डॉक्टर के पास आता है ना, तो उसको डॉक्टर से ज्यादा पता होता है, क्योंकि वो रिसर्च करके आता है। हर बंदा, ये नहीं पढ़ा लिखा, हर बंदा गूगल करके आता है। अब बात करते, हमारे यहां लोग क्यों नहीं करते? बस टिकटॉक जरूर देख लेंगे लेकिन ये नहीं करेंगे। देखिए, ये गूगल करें कि पोलियो उर्दू में लिखें, पोलियो के बारे में सारी विकीपीडिया की चीज आ जाएगी कि ये इत्यादि तदबीर है क्या है। तो ये अवेयरनेस हासिल करना जो है ना बड़ा इंपॉर्टेंट है। मैसेज अवाम को ये दीजिए कि इस फोन को सिर्फ इसलिए इस्तेमाल ना करें, इसको आगाही के लिए इस्तेमाल करें, सिर्फ तफरीह के लिए ना करें। इसका बहुत फायदा है। जब आप पढ़ेंगे, आप उसके बारे में रिव्यूज देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा हकीकत क्या है और अफसाना क्या है। एक बात। दूसरी बात जो है, मैं समझता हूं कि हमें बतानी चाहिए अवाम को कि आपको क्यों वेट कर रहे हैं कि आपके घर पोलियो टीम आए। देखें, ये मेरी सेहत है ना, मेरे बच्चों की सेहत है ना। मुझे अवेयर होना चाहिए कि आज तारीख है 29 अक्टूबर, मैंने अपने बच्चे को आज पोलियो के कतरे पिलाए हैं। मैं अपनी उस पर मार्क कर दूं कि 29 अक्टूबर 2025 को मैंने खुद लेके जाना है बच्चे को। इस वक्त सारे अस्पताल जो इस वक्त हैं, अलाइड अस्पताल, DHQ हॉस्पिटल जो हमारा अलाइड 2 कहलाता है, अब गुलाम अहमदाबाद का हॉस्पिटल, नुसरत फतेह अली खान हॉस्पिटल, समनाबाद का हॉस्पिटल, सब अस्पतालों में वहां काउंटर बने हैं कि कतरे पिलाने के लिए। क्यों आए आपके पास? प्यासा कुएं के पास आता है कि कुएं के पास कुआं चल के आता है प्यासे के पास? प्यासा हमें खबर ही नहीं। हम चाहते हैं आए। अब उसके अंदर एक और भी देखें, ये बात हमें समझनी चाहिए कि आपके घर में किसी ने दस्तक दी है कि पोलियो की टीम आई है। आपको क्या पता है पोलियो वाले हैं कि या कोई आपके घर में चोरी करने के लिए आ रहे हैं? बिल्कुल बिल्कुल। बहुत से लोग अपने घर का दरवाजा इसलिए नहीं खोलते कि शायद पोलियो टीम के ग्रुप के अंदर कोई आपके घर के अंदर प्रॉब्लम ना हो जाए। एहतमाल तो है ना। बिल्कुल बिल्कुल। हमारा मुआशरा इस तरह का है, तो इसके बारे में भी कोई ऐसा होना चाहिए, पता चले कि ये वाकई पोलियो के लोग हैं
या कोई और तो नहीं है। कई लोग दरवाजा इसलिए नहीं खोलते कि खुदा ना खास्ता पोलियो की बेस पे, तो क्यों हम इस पे पढ़े? हम अपने बच्चों को लेके एक दिन छुट्टी करवा लें स्कूल से, ठीक है, संडे वाले दिन मैं यहां पे कह दूंगा जी। देखिए, मैं कह देता हूं कि हमारे फैसलाबाद के सारे अस्पताल जो है ना, उनमें पोलियो का काउंटर संडे को भी खुला रहेगा। हाँ, अब आसानी अपने बच्चे को लेकर जाइए। मैं आज यहाँ पे अरबाब इख्तियार से ही बात कर लेता हूं। कम से कम जो हमारे फैसलाबाद मेडिकल यूनिवर्सिटी के तीनों अस्पताल हैं, मैं वहां पे इतवार को काउंटर खुलवा देता हूं। हाँ। ठीक है, बच्चों की छुट्टी भी ना कराएं। हाँ। हम सुबह 9 बजे से लेके 12 बजे तक काउंटर खोलेंगे। हाँ, मैं आपके सामने आज वादा करके जाता हूं। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। और आपको बस इतना करना है कि अपने बच्चे को लेना है, आप खुद लेके आए। व्हाई आर यू वेटिंग फॉर पोलियो टीम टू कम? सेहत आपकी है, आपके अपने बच्चों का मुस्तकबिल है, तो ये चीज है बड़ी इंपॉर्टेंट। अब जो आप बात कर रही थी उसकी, देखिए सिम्टम जिसमें इसी तरह होते हैं जो किसी भी इन्फेक्शन के होते हैं। बिल्कुल ठीक। बच्चा अच्छा भला होता है, एक दिन उसको बुखार हो जाता है। अच्छा। बुखार लाजमी होगा उसको। हाँ। और शदीद बुखार होगा। 102, 103। आप समझेंगे इस बच्चे को पता नहीं फ्लू हो गया है या कोई और मलेरिया हो गया है, डेंगू हो गया है, व्हाटएवर, तो उसको पैराडोल ये वो। और 3-4 दिन के बाद देखेंगे कि उसका पाँव मूव नहीं कर रहा, उंगलियां मूव नहीं कर रही, वो सीधी तरह, जैसे अगर छोटा बच्चा है तो चल नहीं पा रहा, तो ये है फर्स्ट साइन कि जी अटैक हो चुका है हराम मगज के ऊपर। अब आपका काम है कि फौरी उसको डॉक्टर के पास लेके जाएं। हाँ। ताकि उसको, एक तो यह है कि फौरी तौर पे उसकी इम्यूनिटी बढ़ाई जाए किसी तरीके के साथ। बहुत सी ऐसी इस वक्त अवेलेबल हैं, इम्यूनोग्लोबुलिन्स भी हैं, वो भी लगाई जा सकती हैं, ताकि कम से कम जो है ना सेल्स जो है मुतासिर हों, और उसके बाद उसकी फिजियोथेरेपी ये वो सारी चीजें की जा सकती हैं। लेकिन सिम्टम्स यही होते हैं जो मैंने बताया, बुखार होता है और कमजोरी। खुद कंप्लेन नहीं करता बच्चा, बच्चे ने क्या कंप्लेन करना है? आप खुद ही देखते हैं कि भाई टांग सही तरह मूव नहीं कर रहा, या अगर चलने वाला बच्चा है हाँ। तो वो चल नहीं पा रहा, लड़क रहा है, हाँ। लड़खड़ा रहा है, हाँ। तो वो उस तरह से हम इसको डायग्नोस करते हैं। और यहाँ पे फिर से पेरेंट्स की बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जो कि मैंने बहुत बार देखा है कि आपके बच्चे को बुखार हो जाता है, कोई प्रॉब्लम होती है, तो हम हफ्ता 10 दिन इंतजार करते हैं कि पहले घर पे इसका अच्छे से कोई टोटकों के जरिए इलाज कर लिया जाए, फिर डॉक्टर तक जाते। खुदा रहा किसी भी तरह का कोई भी मर्ज है, कोई भी मसला है, तो फौरन जाकर अपने नियर बाय किसी अच्छे ऑथेंटिक एक्सपर्ट डॉक्टर से कंसल्ट करें। आपके बच्चे की और आपकी सेहत बेहद जरूरी है। इसी हवाले से मजीद बात करेंगे वक्त एक छोटी सी ब्रेक हमारे साथ रहेगा। आप देख रहे हैं सिटी एट 10। वेलकम बैक आफ्टर शॉर्ट ब्रेक। आप देख रहे हैं सिटी एट 10। पोलियो के मर्ज से खुद को बचाना बेहद जरूरी है, और इसके लिए आपको क्या करना है? आपको सिर्फ अपने बच्चों को 2 कतरे पोलियो के पिलाने हैं। और अभी तो बड़ी एक जबरदस्त ऑफर है, जैसे कि हम देखते हैं ईद शब रात आती है तो एक जबरदस्ती ऑफर निकलती है, मुख्तलिफ स्टोर्स ऑफर्स लगा देते हैं कि ये आप खरीदारी करेंगे तो इसके साथ ये हैम्पर आपको मुफ्त मिलेगा। तो पोलियो के हवाले से बड़ा एक जबरदस्त ऑफर जो डॉक्टर साहब ने किया वो ये की है कि अगर आप लोगों को किसी भी तरह का डाउट है कि जो पोलियो टीम्स आपके घर तक आ रही हैं वो एक्चुअली में पोलियो के वर्कर ही हैं या नहीं है, तो उसके लिए वो क्या कर सकते हैं कि संडे इतवार के दिन आपकी सहूलत के लिए हॉस्पिटल में वो स्पेशली जो पोलियो काउंटर है उसको ओपन रखेंगे, ताकि 9 बजे से 12 बजे तक आप अपने बच्चों को वहां पे ले जाकर पोलियो के कतरे बाहिफाजत और पूरी तसल्ली के साथ पिलवा सकें, और आपके बच्चे एक सेहतमंद और खुशहाल जिंदगी को लुत्फ ले सके, उससे अपनी जिंदगी को बहुत खूबसूरत और हसीन बना सके। क्योंकि किसी भी तरह की माजूरी आपके बच्चे को उम्र भर के लिए एक ज़हनी तनाव, ज़हनी तौर पर भी उसको डिस्टर्ब कर देगी, तो बड़ा ज़रूरी है। सर मुझे ये बताइएगा कि इस वक्त पाकिस्तान की अगर सूरत हाल की मौजूदा बात करें तो पोलियो केसेस की रेशो क्या है, कितने केसेस रिपोर्ट होते हैं और एनुअली कितने होते हैं, या फिर सब बात की अगर मौजूदा सूरत हाल देखी जाए तो इस वक्त कितने केसेस हैं जो रिपोर्ट हुए हैं? देखिए फिगर्स जो हैं बड़े वेग फिगर्स हैं इसके बारे में। पंजाब के अंदर इस वक्त सबसे कम केसेस रिपोर्ट हुए हैं, लेस देन 5 आई वुड से इन होल ईयर। केपी में काफी रिपोर्ट हुए हैं, तो ओवरऑल अगर हम पाकिस्तान को देखें तो दे आर लेस देन 100। लेकिन लेस देन 100 जो है वो भी ठीक नहीं है, क्योंकि इसका मतलब है कि वायरस मौजूद है। बिल्कुल। तो वी हैव टू इंश्योर दैट पाकिस्तान इज अ पोलियो फ्री कंट्री।
हमारा एम ये है, ये जो हम हेल्थ के इस वक्त लोग हैं या करता धरता हैं या हेल्थ डिपार्टमेंट है, हमारा ये एम है कि पाकिस्तान शुड बिकम पोलियो फ्री कंट्री। तो इसके लिए हमें एंडेवर करनी है, और मैंने आपको बता दिया है कि सबसे पहले अपने हिफ्ज़ान सेहत के असूलों का ख्याल रखिए, दूसरा बच्चों को ओरल पोलियो वैक्सीन ज़रूर पिलाइए, और जैसे आपने कहा है कि ये ऑफ़र ओपन है। हमारे जो 3 हॉस्पिटल्स हैं उनमें इसमें एक हॉस्पिटल के अंदर 9 से 12 हर इतवार को काउंटर खोल सकता हूं, लेकिन ये मशरूत है एक बात से कि आपके इस जो है चैनल पे अगर 50 रिस्पॉन्सेज आ जाते हैं, ठीक है, आपका फीडबैक आता होगा ना, अगर 50 लोग जो हमें सुन रहे हैं वो फीडबैक आपको देते हैं कि जी हम अपने बच्चों को सुबह 9 से 12 बजे इतवार वाले दिन लेके आएंगे, अगर आप मुझे कह देंगे कि डॉक्टर साहब 50 आ गए हैं लोग जो चाहते हैं, तो मैं ये काउंटर खोल दूंगा। ये ना होना कि मैं काउंटर खोलूं, मेरा वहां पे अमला भी बैठे और 2 इतवारों के बाद कहे कि सर कोई आया ही नहीं, हमें काउंटर बंद करना पड़े। हम इसको फाल रखना चाहते हैं, ठीक है। और वो अगर 50 लोग आपको कह देते हैं और आप मुझे गो हेड दे देती हैं मैं काउंटर खोल दूंगा, फिर हम देखेंगे 2-3 हफ्ते के कैसे चलता है। अगर तो ये लोगों में मकबूल हो गया और लोग आ रहे होंगे तो हम इसे हमेशा के लिए कंटिन्यू करेंगे, और आपके चैनल से हम ये एडवर्टाइज भी करते रहेंगे कि जी काउंटर खुला है, ठीक है। ये तो बहुत जबरदस्त ऑफर है जो कि आप वाकई ही अगर इस प्रोग्राम के थ्रू आपको लगता है कि आप इंटरेस्टेड हैं, और जो पॉइंट डॉक्टर साहब ने रेज किया था कि अगर आपको अपनी हिफाजत के हवाले से किसी भी तरह के तहफ़्फ़ुज़ात हैं कि शायद हमारे साथ किसी किस्म का कोई फ्रॉड ना हो जाए, शायद कोई मिसहैप ना हो जाए, तो इस वजह से हम रजिस्ट करते हैं, और ये आपके पास जवाब है, ये आपके पास एक्सक्यूज है, तो उसका हल भी हमने आपको दे दिया है। और उस पर आपको क्या करना है, आपको सिर्फ रिस्पॉन्स करना है। 50 लोग हैं, मुझे लगता है 50 लोगों से ज्यादा आ जाएंगे। और लोग एक तो आप जो ठीक कह रही हैं कि वो हमें तहफ़्फ़ुज़ात होते हैं कि कौन आ रहे हैं, दूसरा पता क्या है, पता नहीं वो पोलियो की टीम इस साल आपके पास आती है कि नहीं आती, आप उसको लेने जाएंगे। आपने इस अक्टूबर को मैंने अपने बच्चे को पोलियो के कितने पिलाए थे, मैंने अब 29 अक्टूबर अगले साल की पिलाने हैं, तो आप लेके आए। व्हाई डू यू वेट फॉर द पोलियो टीम टू कम, दे मे और दे मे नॉट। आपको पता है किस तरह, तो हर हाल में बेहतर यही है कि आप हमारे पास आए, हम हाजिर हैं खिदमत के लिए। वो कहते हैं हम तो माइल बकरम है, कोई साइल ही नहीं। अरे वाह, ठीक है ना। तो आप लोग हमसे काम लीजिए, हम आपके काम के लिए हाजिर हैं। अगर 50 लोग आपको कह देते हैं आई विल ओपन अ काउंटर इन वन ऑफ द हॉस्पिटल, दैट्स रियली ग्रेट। और ये ऑफर वाकई ही बड़ी जबरदस्त है, तो प्लीज मैं आपसे जरूर कहूंगी जितने सुनने वाले हैं अगर वो इसमें इंटरेस्टेड है, क्योंकि आपके बच्चे की सेहत का मसला है, आपकी सेहत के हवाले से ये सबसे बड़ा मेरा ख्याल है कि ये कदम होगा कि कोई आपको अपना छुट्टी का दिन भी दे रहा है। क्योंकि मेरे से कोई कहे ना छुट्टी के दिन डॉक्टर साहब कोई काम करना है, तो मुझे सबसे पहले होता है कि नहीं पूरा वीक मेरा बया गुजरा है। लेकिन कोई अगर वाकई आपको ये ऑफर कर रहा है तो आप देखिए कितनी सिंसियरिटी से वो आपकी सेहत को लेकर कितना उसमें इंटरेस्ट दिखा रहे हैं, कितना सीरियस है। तो आप भी थोड़ी सी संजीदगी का मुजाहरा करें और अपने बच्चों की सेहत का जरूर ख्याल रखें। इसके अलावा जब हम अवेयरनेस कैंपेन्स के हवाले से बात करते हैं तो उसमें हमारे स्टूडेंट्स, मेडिकल स्टूडेंट्स, आप क्या समझते हैं वो अपना किरदार कैसे अदा कर सकते हैं? क्या स्कूल कॉलेजेस में उनको भेजना चाहिए ताकि वहाँ पे जाएं, वो जाके बेसिक मैनर्स, बेसिक एथिक्स, हमारे जितने स्कूल टीचर्स हैं, जितना अमला है, छोटे छोटे कस्बों में भी बहुत सारे स्कूल्स हैं जहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर के बहुत सारे मसले हैं, हाइजीन के बहुत सारे मसले हैं। तो मेडिकल का स्टूडेंट या हमारी अगर मेडिकल स्टूडेंट को हटा देते हैं, हमारी कम्युनिटीज वो इसमें कैसे कंट्रीब्यूट कर सकती हैं? बहुत अच्छा आपने ये पॉइंट रेस किया है, और मैं समझता हूं कि इसमें हमारा किरदार जो है ना बहुत मिसाली होना चाहिए। और मेडिकल स्टूडेंट्स, बिल्कुल हमारे जो 4th ईयर के मेडिकल स्टूडेंट्स हैं वो एक सब्जेक्ट पढ़ते हैं जिसे का नाम है कम्युनिटी मेडिसिन जी। वो डील करता है डेंगी, मलेरिया, कॉलरा, टाइफॉइड, पोलियो, इन सब से वो डील करता है। बिल्कुल ठीक। और हम लोग कम्युनिटी सर्विसेज के लिए अपने स्टूडेंट्स को भेजते भी हैं। ठीक है। और उसमें हम चाहते हैं कि देखें, बात असल में होती है कि अगर किसी को प्यास है ना तो वहां अगर आप जाएंगे ना तो वो आप भी खुश होंगे कि मैंने पानी पिला दिया और वो भी खुश होगा मैंने पानी पी लिया। ठीक है। हमें कॉलेजेस, स्कूल से अगर आए हैं इस तरह की आए एप्लीकेशन आए या उन्हें डिमांड्स आए तो हम जरूर भेजेंगे और उससे बहुत इफेक्टिव होगा। इस वक्त हम कर रहे हैं लेकिन हमने 2-4 सिलेक्ट किए हैं, वो उनका कोर्स वर्क है कि उन्होंने करने हैं। हाँ। तो वो भी समझते हैं कि ये हमारी एक तरह की मजबूरी है कि हमने पढ़ना है और ये काम करना है।
और वो जहां पे जाते हैं उन्हें ही पता होता है कि साल में इन लोगों ने आना है, तो एक रूटीन बन जाए। हमें अगेन जितने लोग सुन रहे हैं, कॉलेजेस के प्रिंसिपल, स्कूल्स के मास्टर्स, अगर वो मुझे भेजें कि हमारे पास आप इस हवाले से मेडिकल स्टूडेंट और डॉक्टर्स को भेजें, बाय ऑल मीन्स आई विल सेंड। और ये बड़ी अच्छी बात है क्योंकि हम सबको एज कम्युनिटी इसमें कंट्रीब्यूट करने की ज़रूरत है। ज़रूरी नहीं है कि कोई हेल्थ के डिपार्टमेंट से एसोसिएट है तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अपने माशरे को सेहतमंद बनाना हम सबकी इनफरादी जिम्मेदारी है और ये इनफरादी का जिम्मेदारी का आगाज़ मैं कहूँगी कि खुद की ज़ात से करना चाहिए। खुद से आज ये प्रॉमिस करें कि आप जितनी भी हाइजीन प्रिंसिपल्स हैं उनको ज़रूर फॉलो करेंगे और एक एक बच्चे को आगे बताएंगे, ताकि अगर आप एक एक बच्चे की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लेते हैं तो एक बहुत मेजर चेंज हमारे माशरे में आएगा। सर थैंक यू सो मच कि आपने इतना कीमती वक्त दिया और इतनी डिटेल में हमारे साथ चीज़ें शेयर की, और इससे ज़रूर आई एम श्योर कि आप सब लोगों की भी बहुत मदद हुई होगी। अल्लाह ताला आप सबका हामी नासिर हो। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। गुज़रते ज़िंदगी, कल दोबारा आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह निगहबान।